अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 इनहेरिटेंस वन शॉर्ट वीडियो। बच्चे इस वन शॉर्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कंसेप्चुअल भी है। बच्चे इसमें परेशान भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस चैप्टर को देखने के बाद, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको जेनेटिक्स है जो यानी इनहेरिटेंस है, इसको हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं, तो ये फंडामेंटल चैप्टर है, बुनियादी चैप्टर है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो कई बच्चे जो हैं इसको इतना लाइक करते हैं कि आगे वो अपनी स्पेशलाइजेशन है, जैसे जब आप जाएंगे इंशाल्लाह एफएससी के बाद बीएस में, तो वो अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए सब्जेक्ट को क्या है चूज़ करते हैं। तो ये इंटरेस्ट की बात है। तो जो बच्चे इसको सिर्फ रट्टा लगा के करते हैं तो वो एग्जाम में सिर्फ पास होने के लिए इसको जो है वो कवर करते हैं। बच्चे इस चैप्टर में से आपको 2027 में जो पेपर आएगा बच्चों को, इसमें से लॉन्ग नहीं आने, लेकिन शॉर्ट इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि शॉर्ट ही लॉन्ग है। मतलब अगर लॉन्ग आ भी जाए तो उसमें क्या आएगा कि वो शॉर्ट ही लिखने पड़ेंगे आपको। तो ये इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा चैप्टर, ठीक है ना। इसमें कोई इतने लॉन्ग बड़े बड़े सवाल नहीं है और छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत है। आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। इसको हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। विरासत, आपने 8th क्लास में इस चैप्टर को कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। इनहेरिटेंस क्या है बच्चे, देखें सबसे पहले देखें कि हर जानदार साख्त और तर्ज अमल की बेशुमार खसूसियत पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर हर जानदार में बेशुमार खसूसियात मौजूद होती हैं। किसी का कद लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, तो ये भी दो खसूसियात हैं। किसी के जो है आंखों की रंगत मुख्तलिफ होती है हर जानदार की, ये भी खसूसियात हैं। किसी का स्किन का कलर ब्लैक होता है, किसी का वाइट होता है, किसी का व्हिटिश होता है, ये भी खसूसियात हैं। तो बच्चे ये तमाम जो खसूसियात हैं ये क्या है, जानदार अपनी इन खसूसियात को बच्चों में मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। हमने पीछे चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। उसमें हमने पढ़ा था कि ये खसूसियात जो हैं ये अगर हम इंसानों की बात करें, जानवरों की बात करें, तो इसमें ये वाली जो खसूसियात हैं ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मुंतकिल होती हैं, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म बने थे और oogenesis में जो एग बना था, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए थे, ठीक है। यानी कि एक डिप्लॉइड सेल था जो वो हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हुआ था, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जब वो एग और स्पर्म मिले थे तो दोबारा से जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर हो गए थे, दोबारा से उतने ही बन गए थे जितने के होने चाहिए। तो जो नया बनने वाला जानदार है उसमें खसूसियात दोनों पेरेंट्स की हैं, यानी कि वालिदा की भी हैं और आधी खसूसियात और आधी क्या हैं वालिद की, ठीक है। तो इन खसूसियात जो हैं ये जो मुंतकिल होती हैं इसको हम विरासत कहते हैं। तो बच्चे अपने वालिदैन में से हर एक से कुछ खसूसियात हासिल करते हैं और वो अमल, ये आपने डेफिनेशन करनी है, जिसके जरिए खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस या हेरिडिटी की तारीफ है, ये हमारे चैप्टर की जो हम पढ़ रहे हैं उसकी तारीफ है। तो ये विरासत की तारीफ है कि यानी कि खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि खसूसियात अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि अच्छी खसूसियातें मुंतकिल हों। मिसाल के तौर पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी मुंतकिल हो सकते हैं, वालिदैन से बच्चों में बीमारियां भी आती हैं, ये भी इनहेरिटेंस ही कहलाएगा। उसके अलावा बच्चे हेयर का कलर आता है, बालों का रंग, ये भी खसूसियत है। आई कलर है, ये भी खसूसियत है। स्किन का कलर है, ये भी खसूसियत है। कद है, ये भी खसूसियत है। तो ये हमारे पास जो इनहेरिटेंस है बच्चे, वो मदर्स जिनोम और फादर जिनोम, यानी कि माँ और बाप दोनों की तरफ से हमारे पास जो है विरासत हमें मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, विरासत की तारीफ। तो ये फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं कि खसूसियात कौन कौन सी हो सकती हैं, ये मैंने आपको बताई हैं। यानी कि हम किताब में ही रहेंगे, मेरी कोशिश होगी किताब में ही मैं रहूँ बच्चे, और किताब के जरिए ही आपको जो है वो डायग्राम्स हैं जो वो इंटरनेट से आपको अच्छे से उठाकर आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से करवाऊँ। अब देखिए बच्चे ये खसूसियात किस तरह आई। हमने कहा कि ये खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं वालिदैन से, लेकिन इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि ये खसूसियात किस तरह मुंतकिल होती हैं। तो बच्चे ये खसूसियात जीन्स के जरिए मुंतकिल होती हैं। किसके जरिए, जीन्स के जरिए। ये देखें बच्चे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था सेल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा सेल है, सेल में क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होंगे, क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। इनको खोलकर बाहर निकाल कर दिखाया गया है, क्रोमोसोम मौजूद होंगे। ये क्रोमोसोम जो होंगे बच्चे, जब हम इसको खोलेंगे तो इसके ऊपर हमें दो चीजें नजर आएंगी। क्रोमोसोम को जब हम खोलेंगे तो क्रोमोसोम के ऊपर हमें हिस्टोन प्रोटीन नजर आएंगी, जिनके ऊपर बच्चे डीएनए लपेटा होगा। अब ये देखें, ये प्रोटीन्स हैं, इसके ऊपर क्या है, डीएनए को लपेटा गया है, ठीक है। इसको लपेटने का मकसद क्या है, ये मैं आपको बताता हूं अभी। इसको लपेटने का मकसद क्या है बेटा, इस डायग्राम की तरफ देखें आप, इस पिक्चर की तरफ देखें, तो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। और इसके गिर्द क्या है, डीएनए को लपेटा गया है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में अक्सर आपने देखा होगा कि माएँ कागज का टुकड़ा लेती हैं और उसके ऊपर धागा लपेटती हैं। वो क्यों लपेटती हैं, उसका जवाब अगर आपको पता होगा तो इसका जवाब भी यही है कि डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द क्यों लपेटा गया है।
देखिए बच्चे, हमारे सेल होते हैं, आपको पता है कि हमारा जिस्म खरबों सेल्स का मिलकर बना होता है। तो हर सेल का जो डीएनए है वो तकरीबन 2 मीटर लंबा होता है। अगर हम हमारे खरबों सेल्स का डीएनए मिलाएं तो कोई 5-6 हज़ार मरतबा हम चांद से होकर वापस आ जाएंगे, यानी कि कई दफ़ा चांद से होकर वापस आ जाएंगे, तो वो डीएनए क्या है, खत्म नहीं होगा। यानी कि अगर हम अपना डीएनए खोल लें ना पूरे जिस्म के सेल्स का, तो वो इतना लंबा होगा। ठीक है, जब डीएनए इतना लंबा है तो इसको एक छोटे से सेल्स के में जो कि माइक्रोस्कोप से नजर आता है, तो उसमें अल्लाह ताला ने कुदरत का एक शाहकार है कि उसमें समेटना है छोटी सी जगह में। बिल्कुल अगर आप धागा खोल दें तो एक धागा जो आपके पूरे बाजार में पूरा आ जाएगा अगर आप उसको खोलें, ठीक है, पूरी गली में पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको लपेटें तो वो एक क्या है, एक छोटे से कागज के टुकड़े के गिर्द ही लपेटा जाएगा, बिल्कुल जिस तरह नलकियों के गिर्द लपेटा होता है इसको। तो यही फंक्शन मकसद है इसको लपेटने का। ठीक है, तो कुदरत ने इसको यहाँ लपेटा हुआ है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खसूसियात किस तरह मुंतकिल होंगी। हम विरासत पढ़ रहे हैं, अपने मेन टॉपिक पे ही इंशाल्लाह रहेंगे हम। तो सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम के ये 2 बाजू होते हैं, इन्हें हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे ये जुड़े होते हैं, ये वाले बाजू सेंटर पे, उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, अटैचमेंट वाला सेंट्रोमियर। अगर हम क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए को खोलें तो हमें क्या मिलता है, इसको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर की आप गौर मुशाहदा करें तो हमें मिलता है कि हिस्टोन प्रोटीन है और उसके गिर्द क्या है, इस डीएनए को लपेटा गया है। ठीक है, और अगर हम इस डीएनए को खोलें, हिस्टोन से अलग करके इस डीएनए का मुशाहदा करें तो हमें इस तरह का नजर आएगा, डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस तरह का क्या है बच्चे, हमें डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर नजर आएगा, जो कि मुख्तलिफ किस्म की नाइट्रोजीनियस बेसिस के जरिए आपस में बेस पेयर रूल के तहत जुड़ा होता है। ठीक है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चे ये जो लॉन्ग डीएनए है, इसमें खास किस्म के जीन्स होते हैं। जीन्स क्या करते हैं, एक खास किस्म की प्रोटीन्स बनाते हैं। वो प्रोटीन फैसला करती है कि आगे जिस्म ने क्या करना है, यानी कि कोई भी काम करवाना है, अगर कद लंबा करवाना है तो कद लंबा करने वाली जीन है वो प्रोटीन बनाएंगे। आगे जाके हम इसको मजीद भी पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा में भी। और अगर आंखों की रंगत, जैसे मैंने आपको खसूसियात बताई सारी आगे कि आंखों का कलर है, कद है, या बालों का रंग है, या कोई बीमारी है, तो जिस तरह की ये जीन प्रोटीन बना दे। अच्छा, ये हमने पढ़ा। देखिए बच्चे, हमारे में जो क्रोमोसोम है वो 46 हैं। हमारे जिस्म में क्रोमोसोम की, हमारे सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 है। इसमें से हमने पढ़ा था कि 23 हमारे फादर के स्पर्म में से आए हैं हमारे पास, और जो 23 हैं, 23 हैं, वो मदर के एग में से आए हैं। तो फिर ये हमारे पास 46 बने हैं। तो इन क्रोमोसोम में ही तो जीन मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आधे जीन हैं हमारी वालदा वाले हैं और आधे क्या हैं, हमारे वालिद वाले हैं। ठीक है, यानी कि बोथ पेरेंट्स से हमने अपनी विरासत ली है, इसी को हम विरासत कहते हैं। और ये जो हमने ये जो जीन लिए हैं वालिदैन से, आगे जाके ये फैसला करेंगे कि हमारा कद लंबा होता है या छोटा होता है, हमारे जिस्म का रंग है वो काला होता है, वो ब्रिटिश होता है, वाइट होता है, या किस तरह का होता है। इन जीन्स ने खास किस्म की प्रोटीन बनानी है और इन्होंने फैसला कर देना है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जिस्म के हर सेल में खसूसियात बनाने की हिदायत मौजूद होती हैं, हर सेल में। अब एक सेल के हमने न्यूक्लियस में जीन को देख लिया है कि ये किस तरह बनाते हैं। तो सेल्स के अंदर ये हिदायत डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स में होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमने डीएनए है, इसको जब हमने मजीद खोला तो हमें यहाँ पे नजर आया कुदरत का शाहकार कि किस तरह ये लिपटा हुआ था। जब इसको मजीद खोला तो इसके अंदर हमें जीन्स नजर आए। तो जीन्स बेसिकली डीएनए में मौजूद होते हैं। मेन चीज है इंसान का सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के ऊपर हमने देखा कि खास किस्म की प्रोटीन्स ने डीएनए को अपने गिर्द लपेटा हुआ है। जब डीएनए को खोला तो उसमें हमें जीन्स नजर आए। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो अब आपको समझ आनी चाहिए कि जीन्स के जरिए खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। तो सेल्स अपने डीएनए में मौजूद इन हिदायत को इस्तेमाल करके मखसूस प्रोटीन्स बनाते हैं। सेल्स की बनाई हुई प्रोटीन इसकी खसूसियात बनाती हैं। अब इन प्रोटीन ने फैसला करना है कि अगले बच्चे में कौन सी, जो मिसाल के तौर पर हम हैं, हमारे जिस्म में मौजूद प्रोटीन है वो किस बुनियाद पर बनेगी, वो उन जीन्स की बुनियाद पर बनेगी जो हमारे वालिदैन से हम में मुंतकिल हुए हैं। ठीक है, तो वो खसूसियात हम में ज़ाहिर हो जाएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा हुआ है, उसमें दोनों पेरेंट्स के जीन है। ठीक है, जब दोनों पेरेंट्स के जीन है उसमें, तो वो जीन जिस तरह की प्रोटीन बनाएंगे, वो प्रोटीन फैसला करेंगी कि बच्चे में जो खसूसियात हैं वो कौन सी डोमिनेट कर रही हैं, वालदा की ज़्यादा कर रही हैं या वालिद की कर रही हैं। तो क्रोमोसोम की साख्त में क्या है जी, हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम जिस मादे का बना होता है उसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिन मटीरियल बोलते हैं। ठीक है,
तो ये आपने इसको याद कर लेना है क्रोमेटिन मटेरियल को। यूकैरियोट्स में अगर बात करें, क्रोमेटिन जो होता है डीएनए और खास प्रोटीन यानी हिस्टोन्स का बना होता है। तो हमारा जो क्रोमेटिन है वो खास किस्म की जो प्रोटीन है। देखें बच्चे, क्रोमेटिन हम जिसको क्यों बोला है, हमने कहा कि जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम तो हमें तभी नजर आते हैं ना, वरना ये दागेदार साख्तों की सूरत में पड़ा होता है सेल में डीएनए। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो ये दागेदार साख्तों की सूरत में पड़ा होता है, उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन किस चीज का बना होता है? डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन एक धागे जैसा मटीरियल, इसमें डीएनए का एक लंबा मॉलिक्यूल हिस्टोन के बंडल्स के गिर्द लिपटा होता है। जब एक सेल तकसीम नहीं हो रहा होता तो इसका क्रोमेटिन न्यूक्लियस में बिखरे पड़े एक धागों की क्रोमेटिन की तरह होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस में बिखरे पड़े होते हैं जब सेल तकसीम नहीं होता। तो सेल डिवीजन जब शुरू होती है तो क्रोमेटिन पल खाता है और ठोस साख्तें बनाता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम की डेफिनेशन और उसमें फर्क ये बच्चे आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये अब तक हमने विरासत के बारे में पढ़ा है, तो खुसूसियात किस तरह मुंतकिल होती हैं उसके बारे में पढ़ा है बच्चे, और क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में फर्क पड़ा, ठीक है। अच्छा जी, इसको इस पिक्चर की तरफ देखें बच्चे, ये क्रोमेटिन है, दागेदार साख्तें हैं जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती। तो जब सेल तकसीम होना स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम इस तरह के हमें खास स्ट्रक्चर की सूरत में नजर आते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में फर्क। अब 9th क्लास में इन चीजों के बारे में तो हमने काफी पढ़ा हुआ है। अब देखिए, एक स्पीशीज के जानदारों के जो तमाम सेल्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद मुस्तकिल रहती है। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में जो तमाम सेल्स हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स में भी 46 हैं सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद, ठीक है, और हमारे में भी क्या है 46 होती है, ठीक है। तो जिस्मानी सेल्स हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि 2n होते हैं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का फर्क पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम जोड़ों यानी कि होमोलोगस पेयर्स की सूरत में होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड सेल सिर्फ जो बच्चे हमारे जर्म लाइन सेल हैं, जैसे मेल्स में स्पर्म हो गए और फीमेल में एग हो गया, बस वो होते हैं 1n। बाकी हमारे जितने भी सेल हैं वो 2n होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब सेल डिवीजन से पहले क्या होता है कि डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है, जिसे हम डीएनए की रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये सेल डिवीजन से पहले होती है, सेल तकसीम होने से पहले, क्योंकि जब सेल ने 2n होना है तो उसकी उसी जैसा सेल बनना है तो उसकी एक कॉपी भी बननी होनी चाहिए डीएनए की, इस डीएनए की, ठीक है। तो इस तरीके में क्रोमेटिड्स बनते हैं। ये वाले क्रोमेटिड्स क्या हैं, बन जाते हैं। ये बाजू क्यों बने हैं? क्योंकि इन्होंने कॉपी बनानी है। इस तरीके में क्रोमेटिड्स जब बनेंगे तो सेल तकसीम होता है तो हर डॉटर सेल में हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड चला जाता है, यानी कि जब ये सेल डिवीजन से अगला सेल बनेगा तो ये एक क्रोमेटिड उसमें चला जाएगा, हूबहू कॉपी, बिल्कुल जिस तरह एक तरह का डीएनए है उसमें जो जीन थे तो जो दूसरा सेल उससे बना है उसमें भी ये चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह क्या है, ये क्रोमोसोम की क्या है, साख है। अच्छा, क्रोमोसोम एक सलाख नुमा रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं बच्चे आप, सलाख नुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक जैसे दो निसफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। क्रोमोसोम के हर निसफ हिस्से को हम क्रोमेटिड बोलते हैं। तो इस ये जो हाफ स्ट्रक्चर है, ये वाला इधर वाला और इधर वाला, इनको हम अलग-अलग से बोलेंगे तो क्रोमेटिड्स बोलेंगे। और दोनों क्रोमेटिड्स एक मकाम पर जुड़े होते हैं और ये मकाम सेंट्रोमियर कहलाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर की क्या है, तारीफ है, क्रोमेटिड की तारीफ। और देखिए बच्चे, क्रोमेटिड और क्रोमेटिन अलग चीजें हैं। आगे मैंने आपको क्रोमेटिन बताया है और दिखाया भी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये देखें, क्रोमेटिन दागेदार साख्तें हैं और क्रोमोसोम जो हमें नजर आते हैं सेल डिवीजन के वक्त। तो लेकिन जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम के बच्चे इस बाजू को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। और सेंट्रोमियर क्या है, जहां पे ये जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड्स को इकट्ठा रखता है, हत्ता कि सेल डिवीजन के दौरान वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सेंट्रोमियर का काम है। ये था यूकैरियोट्स, यानी कि हम जो है इंसान है या जानवर है, तमाम जानदार हैं, यूकैरियोट्स हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो उनमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है जो गोलनुमा डीएनए का एक मॉलिक्यूल का बना होता है और इसके गिर्द गिलाफ यानी कि न्यूक्लियर इन्वेल्प है, ये नहीं होता और ये साइटोप्लाज्म में ही तैरता है। यानी कि इस तरह की जो ऑर्गेनेली नहीं होती इनमें, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ऑर्गेनेली नहीं होती और न्यूक्लियर इन्वेल्प नहीं होता जिस तरह ये इसके गिर्द था, ठीक है। तो वो क्या है, उनका जो न्यूक्लियस है वो उनका जो डीएनए है बच्चे प्रोकैरियोट्स का, वो साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया है बच्चे, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है? तो जो डीएनए है बच्चे, ये मैं आपको पिक्चर्स के जरिए दिखाता हूँ, इंशाल्लाह बेहतरीन समझ लगेगी। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। हम डीएनए का मतलब क्या है बच्चे, जब भी डीएनए का लफ्ज आ जाए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी क्यों कहते हैं, राइबो क्यों कहते हैं?
जो इसमें शुगर होती है बच्चे वो राइबोज शुगर होती है, उसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो कम होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप में चेंजेस आती हैं। इसको इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना दिया गया है किताब के अंदर ही मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक दोहरी लड़ी जैसा यानी कि डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। तो ये बच्चे आपको डीएनए नजर आ रहा है और ये आरएनए है। तो जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड है, ये आपको बल खाती हुई इस तरह की जो है ये लड़ी नजर आ रही है बच्चे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि दोहरी लड़ी, दो स्ट्रैंड हैं इसके। तो ये एक पेचदार हेलिकल मॉलिक्यूल है, हेलिकल यानी कि इस तरह बल खाता हुआ। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। देखिए बच्चे, जो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, जिस तरह हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि इनके बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड है, यानी कि एक बिल्डिंग होती है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है, ईंटें होती हैं। इसी तरह जो प्रोटीन होती है उसके हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड होते हैं। इसी तरह फैट्स हैं, उसके जो अमाइनो एसिड जो फैट्स हैं उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो फैटी एसिड होते हैं। इसी तरह जो डीएनए है इसकी जो ईंटें हैं उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखें, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है बच्चे। न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, ये आपको न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें नजर आएंगी। ये एक शुगर है जिसको हम राइबोज शुगर बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक ऑक्सीजन कम होती है इसलिए हम इसको डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। तो उसके बाद इसका एक फास्फेट ग्रुप होता है 5 नंबर कार्बन पे लगा हुआ, और इसके 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस आएगी। नाइट्रोजिनस बेस जो डीएनए में होती है वो 4 होती हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन और थाइमिन, ACGT, ठीक है। तो ये 4 जो नाइट्रोजिनस बेस हैं इनमें से कोई सी एक अटैच होगी एक वक्त में, यानी कि एक शुगर के साथ, ठीक है। और इसी तरह जो सामने वाली दूसरी शुगर होगी दूसरे स्टैंड पे, दूसरी लड़ी पे, उस पर कोई दूसरी आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये इस लड़ी पे मिसाल के तौर पर जो राइबोज शुगर है, अब ये जो बैकबोन है ना, ये वाली बैकबोन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शुगर फास्फेट की बैकबोन होती है, और साथ क्या है, नाइट्रोजिनस, ये नाइट्रोजिनस बेस है, ये और है और ये और है। एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ती है, और जो गवानीन है वो हमेशा वो साइटोसिन के साथ जुड़ती है, यानी कि ATGC, ठीक है। अब ये देखिए बच्चे, ये है नाइट्रोजिनस बेसिस। हमने कहा कि ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है कि ये ईंटें हैं डीएनए की, इसमें एक राइबोज शुगर होगी, उसके 1 नंबर वाला जो कार्बन है, ये जो 1 2 3 4 नंबर दी गई है, ये यहाँ पे कार्बन होती है जो कि नहीं दिखाई गई। तो 1 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ेगी, इन 4 में से कोई एक नाइट्रोजिनस बेस आएगी, और 5 नंबर कार्बन पे जो है वो फास्फेट ग्रुप आएगा। तो 3 चीजें होती हैं, एक फास्फेट ग्रुप होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस, और एक इटसेल्फ शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। तो जो हर न्यूक्लियोटाइड है हमने कहा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, यानी कि डीऑक्सीराइबोज, इसलिए इसका नाम भी क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक फास्फेट ग्रुप होगा 5 नंबर कार्बन पे, और एक क्या होगी, नाइट्रोजिनस बेस होगी। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड में देखें तो जो नाइट्रोजिनस बेस है वो कौन सी होती है, मैंने बताया कि एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है और गवानीन में से कोई एक होगी। एक न्यूक्लियोटाइड पे एक होगी, लेकिन डीएनए में ये 4 ही होती है। वो कैसे, वो अभी बताता हूं। ये देखें बच्चे, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको एक तस्वीर में खोलते हैं, तो ये सारे को हम खोलते हैं। अब ये देखें, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, डीएनए है। उसमें बेस पेयर रूल दिखाया गया है। हमने कहा 4 बेसिस होती हैं, एडेनिन, थाइमीन, गवानीन और साइटोसिन। बेस पेयर रूल ये कहता है कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ेगी, एडेनिन और जो थाइमीन है उनका बॉन्ड इकट्ठा बनेगा, और जो साइटोसिन है और गवानीन है उनका बॉन्ड इकट्ठा बनेगा। तो अगर डीएनए के ये बच्चे शुगर है जो डीऑक्सीराइबोज है, और ये फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और इस साइड पे क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड की है, ठीक है ना। ये जो है शुगर फास्फेट की बैकबोन है, ये वाली जो बैकबोन है ये शुगर फास्फेट की है, और साथ क्या है, नाइट्रोजिनस बेस लगी हुई है। तो ये न्यूक्लियोटाइड ही था। इस तरह के लाखों न्यूक्लियोटाइड से जो है वो डीएनए बना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए की ईंटें हैं। अब ये देखें, ये क्या है, शुगर थी, ये फास्फेट ग्रुप था, और ये क्या है, एडेनिन लगी हुई है। अगर इस किनारे पे देखें, इसी हेलिकल के ये दूसरे किनारे पे हम देखें तो ये शुगर फास्फेट बैकबोन थी, ठीक है, यानी कि शुगर और फास्फेट, और इधर क्या है, नाइट्रोजिनस बेस लगी हुई है, कौन सी, थाइमीन। तो एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ेगी 2 बॉन्ड बनाकर, यानी डबल बॉन्ड। ये देखें, आपको 2 डॉटेड लाइन नजर आ रही होंगी। और जो गवानीन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ मिलेगी 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाकर, ये 1 2 और 3 लाइन आपको नजर आ। तो ये बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरह क्या है, ये बेस पेयर रूल के तहत जो थाइमीन है वो एडेनिन के साथ ए या टी या टी या ए एक ही बात है, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड्स भी ऑपोजिट होंगी। तो साइटोसिन क्या है, वो गवानीन के साथ मिलती है। तो ये है बच्चे हमारा डीएनए। डीएनए की दोनों लड़ियां
बेस पेयरिंग के जरिए आपस में जुड़ी होती हैं, यानी ए के साथ हमेशा टी होगी और सी के साथ हमेशा जी होगी। तो ये बात मैंने आपको बता दी। तो ये है डीएनए, यानी कि डबल मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है, फॉस्फेट होती है और नाइट्रोजनस बेस होती है, चार में से कोई एक आएगी, ठीक है। और ए हमेशा टी के साथ मिलती है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि आरएनए क्या है। आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो शुगर थी उसको हमने डीऑक्सीराइबोज बोला था, इसलिए उसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पड़ गया डीएनए का, ठीक है। और आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है, ठीक है ना। डीऑक्सीराइबोज नहीं होती, राइबोज शुगर होती है। तो इसलिए आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स की एक सिंगल लड़ी। अब देखिए सबसे बड़ा फर्क आपको नजर आ रहा होगा, जो डीएनए है वो डबल हीलिक्स है, डबल स्ट्रैंडेड है। जो आरएनए है वो सिर्फ एक ही लड़ी का बच्चे मिलकर बना होता है। तो ये सिंगल लड़ी वाली सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है। जब भी डीएनए और आरएनए का फर्क आएगा, आप दरमियान में एक लाइन लगाएंगे और लिखेंगे कि डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है, और आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। ये फर्क आप पहला लिखेंगे लाजमी। और इसके न्यूक्लियोटाइड में एक राइबोज शुगर होती है, एक फास्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होती है। अच्छा बच्चे, बिल्कुल सेम ही है। इसमें भी एक शुगर होगी, ठीक है। उसके 5 नंबर कार्बन पे एक जो फास्फेट ग्रुप होगा और 1 नंबर कार्बन पे कोई सी नाइट्रोजनस बेस होगी। फर्क क्या है? इसमें जो होंगी नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन होगी, यूरासिल होगी, साइटोसिन होगी और गुआनिन होगी। लेकिन एक बात आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे यूरासिल आ गया, यानी कि एडेनिन डीएनए में टी के साथ मिलती थी। किसके साथ मिलती थी? टी के। लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं है, यानी कि टी नहीं है, थाइमिन नहीं है। थाइमिन को रिप्लेस करेगी यूरासिल। बाकी एडेनिन भी डीएनए में है और इधर भी है, साइटोसिन भी डीएनए में है, यहाँ भी है, गुआनिन भी है डीएनए में, आरएनए में भी है। फर्क सिर्फ इतना है, जहां डीएनए में थाइमीन थी वहां पे क्या है? यूरासिल आ गई। अब एडेनिन जो डीएनए में थाइमीन के साथ मिलती थी, वही एडेनिन आरएनए में यूरासिल के साथ मिलेगी, यानी कि ए और यू मिलेंगे, ठीक है। और डीएनए में क्या मिलते थे? ए और टी मिलते थे, ठीक है। तो ये फर्क है। और साइटोनिन गुआनिन के साथ ही मिलेगी, यानी कि सी जी के साथ मिलेगी, इधर भी सी जी के साथ मिलती है, ठीक है। तो ये फर्क है आरएनए और डीएनए में, जो कि बेसिक जो डिफरेंस है इसका। एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है और एक इसमें शुगर का डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी कि इसमें राइबोज शुगर थी, यहां कौन सी थी? डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर थी डीएनए में, यहाँ राइबोज शुगर है। बाकी फास्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेसिस वही है, बस एक नाइट्रोजनस बेसिस का फर्क है कि यूरासिल है यहाँ पे। डीएनए में यूरासिल की जगह क्या थी? थाइमीन, ठीक है। और डीएनए डबल हीलिक्स है और आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, यानी कि सिंगल हीलिक्स पे सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, एक ही लड़ी पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है। तो ये फर्क है डीएनए और आरएनए। अब हम बच्चे देखेंगे डीएनए और आरएनए का काम करने का तरीका, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। हमने इनके बारे में पढ़ लिया है डिटेल से, तो अब ये काम किस तरह करेंगे हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा जीन क्या है जी? एक जीन से मुराद आगे हम पढ़ के आए हैं, डीएनए का ऐसा टुकड़ा है जिसके पास एक मखसूस प्रोटीन बनाने की हिदायत मौजूद होती हैं। तो ये जीन की तारीफ है। तो इसकी मिसाल आप क्या लिखेंगे? मसलन बालों की रंगत का जीन, मसलन कद के जीन, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या है बच्चे? डीएनए है। अगर हम कहें कि डीएनए का यहाँ पे देखें आप, मैं कहता हूं कि डीएनए का इधर से लेकर इतना हिस्सा जो है ये हमारा रंग बनाएगा, तो रंग बनाने वाली प्रोटीन बनाएगा, तो हम कहेंगे कि ये रंगत का जीन है, ठीक है ना। जीन्स के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता कि ये रंग का जीन है, ये फलानी कद का जीन है ना। हम उन जो प्रोटीन बनाता है ना जीन, वो हमें बताती है कि ये किस चीज का जीन है। अगर इधर से लेकर इतना जो पोर्शन है ये जो है ये बालों की रंगत वाली प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, तो हम कहेंगे कि जी बालों की रंगत को कंट्रोल करता है, ये बालों की रंगत वाला जीन है, ठीक है ना। तो जो डीएनए होता है ये बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर उसके जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन को बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। तो जीन से हमारा डीएनए का ऐसा टुकड़ा है जिसके पास एक मखसूस प्रोटीन बनाने की हिदायत मौजूद होती है, ठीक है। अब ये हिदायत कैसे करता है और डीएनए और आरएनए काम कैसे करता है, हमने दोनों के बारे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे ये काम कैसे करते हैं। तो बच्चे इनका काम करने का तरीका है, हम उसको पढ़ते हैं सेंट्रल डोगमा में, मरकजी असूल। तो सवाल इस तरह आ जाता होता है कि सेंट्रल डोगमा से क्या मुराद है, ठीक है। तो सेंट्रल डोगमा से क्या मुराद है
ये मैं आपको अब यहाँ पे बताऊंगा। देखें बच्चे, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है। अब ये जो डीएनए है उसके ऊपर क्या है, जीन है। तो ये डीएनए का एक टुकड़ा कह लें तो उसको हम जीन कह लें, एक ही बात है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं हम, यानी कि सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं। जो सबसे पहले जो डीएनए है बच्चे, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये एक आरएनए में कन्वर्ट होगा। आरएनए की इकसाम होती हैं, मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होगा। तो मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर मतलब पैगाम, ठीक है ना। तो अब अपनी जो खसूसियात हैं, जो प्रोटीन बनानी है इसने, एक खास किस्म की प्रोटीन रंगत वाली या कद वाली बनानी है, तो वो अपनी खसूसियात बनाने के लिए सबसे पहले अपनी खसूसियात को, जैसे हम अपना जो पैगाम है किसी को भेजते हैं किसी के जरिए, तो हम मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं। किसी बच्चे को कहते हैं कि बड़े को, कोई बाहर आता है तो वो कहता है कि जाओ अपने बड़े को बुलाओ, तो वो बच्चा क्या है कि मैसेंजर के तौर पर काम करता है। इसी तरह एक मैसेंजर आरएनए है जो, ठीक है, वो भी क्या करता है, एक मैसेंजर के यानी कि डाकिए के तौर पर काम करता है, पोस्टमैन के तौर पर। तो जो डीएनए की हिदायत है उनको मैसेंजर आरएनए में बदल देना, यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था उसने एक सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बनाया, उसको उसमें बदल दिया जाता है। इस अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर डिटेल से आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसका जो है बुनियादी थीम है, डेफिनेशन की हद तक पढ़ रहे हैं। तो मैसेंजर आरएनए अब न्यूक्लियस में था, अब मैसेंजर आरएनए यही पैगाम लेकर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा बच्चे, इसके खास प्रोसेस के जरिए इससे प्रोटीन बनाई जाएगी, यानी कि राइबोसोम आएगा। आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर इसको स्कैन करेगा, इसके ऊपर जो है जो हिदायत आई होंगी प्रोटीन बनाने के लिए, उनको स्कैन करेगा, हिदायत को, इसको पढ़ेगा, ठीक है ना। इस टेम्पलेट को क्या है, वो पढ़ेगा। जब इसको पढ़ेगा तो राइबोसोम उस हिसाब से लाकर अमीनो एसिड को जोड़ता जाएगा। जब इस तरह के अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे बहुत सारे, तो अमीनो एसिड के जुड़ने से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। तो अब ये वाला सारा काम किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, इस अमल को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन के डीएनए की हिदायत को मैसेंजर आरएनए में बदल देना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है तो उन हिदायत को इस्तेमाल करते हुए राइबोसोम क्या करता है कि खास किस्म की प्रोटीन जोड़, अमीनो एसिड जोड़ने शुरू कर देता है। उन अमीनो एसिड के जुड़ने से क्या बनती हैं, प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही काम है डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या करेगा, अब ये स्टेप्स हैं बच्चे, ये 2 स्टेप बयान किए गए हैं, एक ट्रांसलेशन का है और एक ट्रांसक्रिप्शन का है, एक ट्रांसलेशन का है। वेरी इजी, मैंने बता दिया आपको। पहला स्टेप क्या है कि प्रोटीन तैयार करने के लिए मदरजा ज़ैल अमाल होंगे, कौन कौन से। डीएनए का टुकड़ा यानी जीन एक सांचे के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, जीन ने या डीएनए ने एक सांचे के तौर पर काम किया है, टेम्पलेट के तौर पर। इस सांचे पर राइबोन्यूक्लिक एसिड की एक किस्म यानी मैसेंजर आरएनए तैयार किया जाएगा। तो आरएनए की एक किस्म है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया। इस तरह डीएनए अपनी हिदायत मैसेंजर आरएनए को मुंतकिल कर देता है। इस मरहले को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, आप इसको मार्क करें, ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह डीएनए की हिदायत को प्रोटीन्स में तब्दील करने में मैसेंजर आरएनए एक मावन के तौर पर काम करता है, यानी कि मैसेंजर आरएनए हमारी मदद करेगा प्रोटीन बनाने में। उसके बाद बच्चे मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है। यहाँ मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम लग जाता है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पर मौजूद हिदायत के मुताबिक अमीनो एसिड जोड़ता है। राइबोसोम ने इसके ऊपर पढ़ना है कि किस तरह की हिदायत आई हैं, उस हिदायत के मुताबिक जो जो अमीनो एसिड चाहिए होंगे वो लाकर जोड़ेगा, इस तरह प्रोटीन तैयार हो जाएगी। इस मरहला को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो जीन के काम करने के तरीके को मरकजी असूल यानी कि सेंट्रल डोगमा कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन आए ट्रांसलेशन की तो आपने ट्रांसलेशन की डेफिनेशन लिखनी है, अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन की आए तो आपने ये ट्रांसक्रिप्शन की लिखनी है। लेकिन अगर आपको सेंट्रल डोगमा की ये डेफिनेशन आए या मरकजी असूल की आए, जो कि आती है अक्सर, या जीन के काम करने के तरीके की आए, तो फिर आप ट्रांसक्रिप्शन को भी लिखेंगे और ट्रांसलेशन को भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये मरकजी असूल है जिसको एक लाइन में बताया गया है कि डीएनए है, उससे मैसेंजर आरएनए बनना है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बननी है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का अमल न्यूक्लियस के अंदर होता है,
और ट्रांसलेशन का अमल यानी प्रोटीन बनाने का अमल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। चलिए बच्चे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जीन और अलील। हम आस्ता आस्ता जेनेटिक्स की तरफ जो है जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, आस्ता आस्ता हम मेंडल्स के कवानीन की तरफ जा रहे हैं, ये वहां पे आपको काम आएंगे, ठीक है। ये अलील का कंसेप्ट। तो जीन और अलील, तो जीन तो बच्चे हमने पढ़ लिया कि ये डीएनए का एक टुकड़ा है जिस पर मखसूस हिदायत होती हैं, ठीक है। डीएनए एक बहुत लंबा मालिक्यूल है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनके ऊपर हिदायत होती है उनको हम जीन कहते हैं। तो ये तारीफ इसकी आप लिखेंगे और मिसाल लाजमी देनी है कि एक जीन डीएनए का ऐसा टुकड़ा है जिसमें एक मरूसी खसूसियत के लिए मालूमात होती हैं। मरूसी खसूसियत यानी कि जो वालिदैन से बच्चों में जानी है उनके लिए मालूमात होती हैं। मसलन आंखों की रगत का जीन होगा, ठीक है, कान की लोब की शक्ल का जीन होगा, ठीक है ना, लोब अटैच होती है या डीअटैच होती है, कान की लोब कई लोगों की जुड़ी होती है, कई लोगों की नहीं जुड़ी होती, उसको भी जीन कंट्रोल करते हैं। तो ये मिसाल दूसरी। तीसरी मिसाल बालों की बनावट का जीन, कि बालों की बनावट घुंघरैले होंगे, सीधे होंगे या किस तरह के होंगे, ठीक है ना। तो जीन्स जो है वो, ये बच्चे आपने जीन की तारीफ और इसकी मिसाल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। जीन जो है ये क्रोमोसोम पर लगे होते हैं, ये हमने पढ़ा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर ही हमने क्या पढ़ा है, जीन पढ़े हैं। यानी कि डीएनए होता है क्रोमोसोम का, तो उसके ऊपर जो है वो जीन होते हैं, एक ही बात है। तो क्रोमोसोम्स पर जीन जहां जुड़े होते हैं ना, जहां पे लगे होते हैं, जीन्स के मकामात को हम लोसाई या लोकाई बोलते हैं। एक को हम लोकस बोलेंगे, ज्यादा जीन की बात करेंगे तो लोकाई बोलेंगे। तो क्रोमोसोम की तरह जीन्स भी जोड़ों की सूरत में होते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस तरह जीन्स भी क्या है, जोड़ों की सूरत में होंगे। यहाँ पे आप देखें, ये तस्वीर आपके बड़े काम आने वाली है, बल्कि एंड तक मैं आपको इसकी जो है इसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चे, ये है, हमने कहा कि क्रोमोसोम जोड़ों की सूरत में होते हैं जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनको सीधा करके दिखाया गया है, बिल्कुल ये वाला जो क्रोमोसोम है इसको जो है वो स्ट्रेट करके जो दिखाया गया है, ठीक है। तो इनको हम होमोलोगस, इस तरह बच्चे ये जो जीन है ये भी जोड़ों की सूरत में है। अब ये जीन है और ये, ठीक है, तो ये एक जीन के, ये जीन जोड़ों की सूरत में मौजूद है, ठीक है। अब ये एक जीन की जो दो हालतें होती हैं ना बच्चे, दो अल्टरनेट फॉर्म होती हैं, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको हम अलील्स बोलते हैं। तो अलील की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो क्रोमोसोम के जोड़े पर जो मौजूद जीन होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, ये लाजमी नहीं है, ठीक है, कि क्रोमोसोम के जोड़े पर मौजूद दोनों जीन एक जैसे हों। जैसे ये एक जैसे नहीं है, ये टी है कैपिटल में और ये टी स्मॉल में है। अगर ये वाला जीन डोमिनेट कर गया अलील, तो देखें बच्चे, जो नस्लों में जाते हैं वो जीन जाते हैं, लेकिन जो अलील होते हैं उन्होंने फर्क करना होता है कि कौन सी हालत है वो गालिब आए। हमेशा जो हम कैपिटल लिखेंगे, अब जो जेनेटिक्स आप 10th क्लास में पढ़ेंगे इसकी हद तक, जो हम कैपिटल लेटर लिखेंगे उसका मतलब है कि ये वाली खसूसियत डोमिनेट कर रही है। जो स्मॉल लेटर में लिखेंगे ये हम कहेंगे कि ये क्या है, ये रिसेसिव जीन है, यानी कि ये मगलूब है, ये खसूसियत जो है ये जाहिर नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर ये कैपिटल टी है, ये टालनेस का जीन है, कद का जीन है। अगर अगली नस्ल में ये वाला जीन एक्सप्रेस हो गया, टी वाला अलील, सॉरी अब हम इसको अलील बोलेंगे क्योंकि जीन की हमने दो हालतें हैं, इनको हमने अलील बोलना, ठीक है। तो अलील की क्या तारीफ है पहले वो हम क्लियर कर लें। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, यानी कि ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये दो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब डेफिनेशन को समझिएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक ही जीन की मुख्तलिफ हालतें मौजूद हो सकती हैं। एक जीन की ये मुतबादिल या मुख्तलिफ हालतें इसकी अलील्स कहलाती हैं, ठीक है। अब देखें, ये एक जीन की दो हालतें हैं, एक में जो कद है वो लंबा है एक अलील में, दूसरे में कद क्या है, छोटा है। अब देखें ये छोटा और बड़ा क्यों है। देखिए हमारा जो क्रोमोसोम है इसका जो आधा डीएनए है या आधे जीन्स हैं हमारे, वो वालिद की तरफ से आए हैं, आधे वालिदा की तरफ से आए हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमारे वालिद का कद है वो लंबा होगा, तो उसमें से हमें ये कैपिटल टी मिला, और स्मॉल टी जो कि छोटे कद का जीन था, जो कि डोमिनेंट नहीं था, रिसेसिव था, मगलूब था, वो हो सकता है हमारी वालिदा की तरफ से आया हो। लेकिन मौजूद तो दोनों ही होने थे ना, क्योंकि हमने 23 क्रोमोसोम थे वो अपने वालिद से लिए जो कि स्पर्म के जरिए आए, और 23 जो थे वो मदर से लिए जो कि एग के जरिए आए। तो इसका मतलब है हमें हमारे जो आधे जीन है वो वालिद के हैं और आधे वालिदा के हैं। तो ये वाला जो टी है, कैपिटल टी है बच्चे, ये क्या है, ये डोमिनेंट जीन होगा, ये लंबे कद वाला, और ये जो छोटा होगा, यानी कि जो जीन गालिब आ जाएगा ना, जो अलील गालिब आ जाएगा वो क्या, उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, ठीक है ना। जो एक्सप्रेस हो जाएगा उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। यानी कि अगर किसी बच्चे का कद बड़ा हो गया ना, तो हम कहेंगे इसमें जो है लंबे कद वाला अलील है वो गालिब आया है। अगर किसी बंदे का कद छोटा रह गया तो हम कहेंगे कि इसमें छोटे कद वाला जो अलील है वो गालिब आया है। तो इसे हम मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं कि जो खसूसियात अगली नस्ल में जाहिर हो जाती हैं उनको हम
डोमिनेंट खुसूसियात बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक ही जीन, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके ऊपर जीन जोड़ों की सूरत में, और एक ही जीन की दो हालतें, ठीक है, एक ही जीन की दो हालतें, दो मुख्तलिफ हालतें अलील कहलाती हैं। अब ये अलील है, ये कद लंबा बनाएगा, ये वाला अलील अगर गालब आएगा तो अगर ये वाला अलील होगा तो ये कद छोटा बनाएगा। लेकिन अभी हमने जब इसको लंबे इसको कैपिटल लेटर से शो कर दिया, बड़े अल्फाबेट से, तो अब ये गालिब तसव्वुर होगा और ये क्या होगा, मगलूब तसव्वुर होगा। तो ये है अलील, ठीक है, एक जीन की मुतबादिल हालतें। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल देनी है, बालों की रंगत के दो अलील हो सकते हैं, एक अलील बालों में पिगमेंट बनाएगा जबकि दूसरा अलील पिगमेंट नहीं बनाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलील जो है वो लंबा कद बनाएगा, टॉल, टी फॉर टॉल, और एक जो टी छोटा है ये क्या है, लंबा कद नहीं बनाएगा। तो ये है अलील, यानी कि एक जीन की एक और दो हालतें, ये दो हालतें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एक जीन की दो हालतों को, मुख्तलिफ शक्लों को अलील बोलते हैं। तो जीन और अलील का तसव्वुर आपको समझ आ गया होगा। आगे जाके हम अब देखें बच्चे, ये जो अलील्स हैं ये कैसे आए। अब ये जो आपको पता है कि ये जो जीन है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के दौरान जब एक 2n जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, एक सेल जो कि डिप्लॉयड होता है वो 1n में बदलता है। इसका मतलब हमारे जिस्म के तमाम सेल हैं वो 2n है, लेकिन जो 1n है वो अगर मेल की बात करें तो स्पर्म 1n है, अगर फीमेल की बात करें तो एग 1n है, यानी कि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब जब ये रिप्रोडक्शन के दौरान दोबारा मिलेंगे मेल और फीमेल तो दोबारा 2n रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको 1n किस लिए किया था, ताकि खसूसियात को जो है सेल्स को आधा आधा जेनेटिक मेकअप दिया जाए, ताकि अगली नस्ल में जब ये दोबारा मिलें तो फिर उसका जो है 2n मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको किया था। तो इस तरह क्या है, खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है वो मुंतकिल हुई। और जो अलील ज़ाहर हो गया उसको हमने डोमिनेंट अलील बोला, ठीक है, और जो ज़ाहर नहीं हुआ उसको हमने रिसेसिव बोल दिया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा जीनोटाइप के बारे में। इसको जरा आप गौर से सुनिएगा, जीनोटाइप, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें आगे मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे हम, विरासत के मतलब मैटर के कवानीन, इसमें हमें बड़ी काम आने वाली, ठीक है। देखिए बच्चे, जीनोटाइप हम किसे बोलते हैं, जीनों से मुराद है जीन, ठीक है, और टाइप मतलब के लफ्ज बता रहा है कि टाइप, यानी कि जीन्स की टाइप क्या होगी। जीन्स बने हैं अलील्स के, यानी कि अलील्स हैं जीन की दो मुतबादिल हालतें, तो अलील्स की तरतीब यानी कम्बिनेशन को हम जीनोटाइप कहते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पे, अब इसकी जो जीनोटाइप है इस जीन की, ठीक है, वो है TP, ठीक है, यानी कि कैपिटल T और स्मॉल t, तो ये इसकी जीनोटाइप है, ठीक है। तो अलील्स की तरतीब यानी कि कम्बिनेशन को हम जीनोटाइप बोलते हैं। जब जोड़े में दोनों अलील एक जैसे हों तो जीनोटाइप होमोजाइगस होती है, ठीक है ना, यानी कि अगर जीन के एक जोड़े में, ठीक है, दोनों अलील एक जैसे हों तो उसको हम होमोजाइगस जीनोटाइप बोलते हैं। देखें बच्चे, होमो का मतलब है एक जैसी, सेम, होमो का मतलब है सेम। देखें, अगर ये वाला अलील एक जीन में और ये वाला अलील दोनों ही एक जैसे हैं, यानी कि दोनों ही कैपिटल T हैं, तो हम इसको कहेंगे होमोजाइगस जीनोटाइप। इसी तरह अगर दोनों ही छोटे हैं तो ये भी क्या है, होमोजाइगस है, क्योंकि होमो का मतलब है एक जैसे। तो होमोजाइगस जीनोटाइप में जब दोनों एक जैसे होंगे, दोनों अलील एक जीन के एक जोड़े के दोनों अलील एक जैसे होंगे तो उसको हम होमोजाइगस जीनोटाइप बोलेंगे, ठीक है। जबकि ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील मुख्तलिफ हों उसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। हेट्रो का मतलब है मुख्तलिफ, हेट्रो का मतलब क्या है, मुख्तलिफ, ठीक है ना। अब देखें, इसमें एक जैसी थी तो ये होमो थे, एक जैसे थे, ठीक है। अब हेट्रो में क्या है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाया है, एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है, ठीक है। तो ये वाली जो जीनोटाइप है, एक कैपिटल T और स्मॉल t, ये क्या है बच्चे, ये हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है। आगे जाके हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस काम आएंगे। तो अलील्स की तरकीब क्या होगी, तरतीब क्या होगी, जीनोटाइप। और जब जीनोटाइप में अलील के दोनों अलील एक ही तरह के हों, इस तरह के या इस तरह के, तो उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे। और जो ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील मुख्तलिफ हों, यानी कि एक कैपिटल हो एक स्मॉल हो, तो इसको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी मिसालें हैं, एक सेल में आंखों की रंगत, बालों की शक्ल और कान की शक्ल के जीन मौजूद हैं, ठीक है। तमाम जीन जोड़ों की शक्ल में जो है वो पाए जाते हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चे यहाँ देखें आप, ये एक क्रोमोसोम पर जीन दिखाए गए हैं। अगर इधर से लेकर इतना जीन आंखों की रंगत को कंट्रोल कर रहा है, उसकी प्रोटीन बना रहा है, तो हम कहेंगे ये आंखों की रंगत का जीन है। ये बालों की बनावट का जीन है इतना,
ये वाला जीन है, ये कान की शक्ल का जीन है, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, तो जहां पे ये जुड़े हुए हैं इनको हम लोसाई बोलते हैं, यानी कि इनकी लोकेशन। अब आप आगे देखिए, थोड़ा सा आगे आ जाए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन दिखाए गए हैं। तो ये एक क्रोमोसोम पर थे, क्रोमोसोम जोड़ों की सूरत में होंगे, यानी कि एक जोड़े का हिस्सा ये ठीक है। इन पर जो क्रोमोसोम पर जीन है उनको दिखाया गया है। अब देखें कि ये आंखों की रंगत का जीन है इस क्रोमोसोम पर और इस क्रोमोसोम पर। तो ये क्या है बच्चे, ये हम कहेंगे कि ये होमोजाइगस है। होमो मतलब एक जैसे, यानी कि इसके दोनों, ये वाला अलील और यहाँ पे जो अलील है आंखों की रंगत का, दोनों ही क्या है, ये भूरी रंगत के हामिल हैं, यानी कि दोनों क्या है, भूरी रंगत वाली प्रोटीन बनाएंगे। तो जब ये दोनों एक जैसे हैं, मिसाल के तौर पर मैं उसको ब्राउन लिख देता हूँ, ये भी बी है और ये भी बी है। अब ये मैं अल्फाज अपने पास से लिख रहा हूँ, कैपिटल बी, ये भी कैपिटल बी। तो ये क्या है बच्चे, ये होमोजाइगस हैं, यानी कि एक अलील जीन के दोनों अलील क्या है, एक जैसे हैं, तो इनको हम होमोजाइगस बोलेंगे। होमो मतलब एक जैसे। इसी तरह बालों की बनावट है बच्चे, ये क्रोमोसोम के जोड़े पर एक जीन यहाँ लगा हुआ है, एक जीन दूसरे क्रोमोसोम पे यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बच्चे क्या बोलेंगे कि ये बालों की बनावट वाली प्रोटीन बनाएगा, टेक्सचर वाली, तो हम इसको बोलेंगे कि ये बालों की बनावट वाला जीन है। तो ये भी क्या है, बालों की बनावट वाला जीन, ये भी दोनों अलील एक जैसे हैं, तो ये भी होमोजाइगस है, ठीक है। स्ट्रेट यानी कि बाल सीधे होंगे, ये वाला भी। अब मैं स्ट्रेट को, सीधे को एस से जाहिर करता हूँ, बड़े एस से, और इसको भी कैपिटल एस से, बड़े एस से जाहिर करता हूँ। तो ये भी क्या है बच्चे, ये होमोजाइगस हैं, यानी कि ये भी वही प्रोटीन बनाएगा, ये भी वही प्रोटीन, ये भी अलील वही है, ये भी अलील वही है। अब देखें बच्चे, जो कान की शक्ल वाला जीन है, ये क्या है, ये हेट्रो, इसके जीन के अलील क्या है, ये मुख्तलिफ हैं, ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रो का मतलब क्या है, मुख्तलिफ। हम यही पढ़ रहे हैं ना कि होमोजाइगस जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस जिसमें अलील दोनों एक जैसे हों, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा आंखों की रंगत का, दोनों अलील एक जैसे हैं, दोनों क्रोमोसोम पे एक जीन के दोनों अलील एक जैसे हैं, और बालों की बनावट के भी अलील दोनों एक जैसे हैं। ये भी स्ट्रेट सीधे बाल बनाएगा, ये भी स्ट्रेट सीधे बाल बनाएगा। अब कान की लोब के जो, कान की शक्ल के जो जीन है, मैंने बताया कि कई लोगों की जुड़ी होती है कान की लोब, और कई लोगों की आजाद होती है, डिटैच होती है, अलग होती है। तो ये क्या है फिर, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। जो कान की शक्ल वाला ये वाला है, ये आजाद बनाएगा, ठीक है, डिटैच बनाएगा। और ये वाला क्या है, कान की शक्ल वाला, ये क्या बनाएगा, लोब को जुड़े हुए बनाएगा, ठीक है। तो ये कान की लोब है, मैं इसको जीन को शो करता हूं, कान की लोब वाले जीन को ए से कर देता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये जो जुड़ी हुई लोब है कान की, ये ए होगा, ठीक है, यानी कि अटैच कान के जुड़े हुए लोब, इसको बड़े ए से, और जो कान की लोब आजाद है इसको हम छोटे ए से जाहिर कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये अलील और है, इसको बड़े लेटर से शो किया है, ये और है, तो दोनों मुख्तलिफ हैं, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेस होगा तो कान के लोब जुड़े हुए होंगे, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेस होगा तो कान के लोब आजाद होंगे। तो ये क्या है बच्चे, हेट्रोजाइगस हैं। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का आपको फर्क मालूम होना चाहिए। ये मिसालें दी गई हैं जो मैंने समझा दी हैं कि एक सूची यानी आंखों की रंगत के जीन के अलील दोनों एक जैसे होते हैं, इसका मतलब है कि आंखों की रंगत की जीनोटाइप होमोजाइगस है। आंखों की रंगत की जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस। एक ये मिसाल, आप इन मिसालों में सिर्फ ये दे दीजिएगा, होमोजाइगस की ये दो मिसालें, ये वाली तारीफ लिख के, ठीक है, और हेट्रोजाइगस की ये वाली कान की शक्ल वाली ये मिसाल, बस यहां से आप उठाकर ये वाली मिसालें दे दीजिएगा। ये लिख लें या ये लिख लें। इस तरह एक खूबसूरत बालों की शक्ल के दोनों लील एक जैसे होते हैं, इसका मतलब है कि बालों की शक्ल की जीनोटाइप भी होमोजाइगस है। इस तरह कान की शक्ल के जीन के दोनों लील मुख्तलिफ हैं। एक लील कान की फ्री लोब बनाता है जबकि दूसरी लील जुड़ी हुई होती है, इसका मतलब है कान की शक्ल की जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का फर्क। तो जीनोटाइप का फर्क पता लग गया बच्चे आपको, होमोजाइगस और सबसे पहले जीन का फर्क पता चल गया, फिर जीन की अल्टरनेट फॉर्म्स का, मुतबादिल सूरतों का, अलील्स का फर्क पता चल गया। अब जीनोटाइप यानी कि अलील की तरतीब को हम बोलते हैं, और अलील क्या हैं, दोनों एक जैसे हों एक जीन के तो होमोजाइगस, दोनों मुख्तलिफ हों तो हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ लग जानी चाहिए। चले बच्चे, आगे है डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। देखिए बच्चे, अब हमने कहा कि हेट्रोजाइगस है, जो होमोजाइगस है वो तो कोई सा भी जीन, चाहे इस क्रोमोसोम का जीन जाहिर हो जाए या इसका एक्सप्रेस हो जाए, तो दोनों ही बाल सीधे बनाएगा। ये वाला जीन एक्सप्रेस हो जाए या ये वाला अलील एक्सप्रेस हो जाए, तो ये बाल क्या है, भूरे ही, आंखों की रंगत क्या है, ब्राउन ही होगी, भूरी ही होगी। लेकिन हमने, ये था होमोजाइगस, ये दोनों होमोजाइगस थे। लेकिन हमने कहा कि कान की लोब वाला जीन है, ये है हेट्रोजाइगस, ठीक है, इसके अलील क्या है, हेट्रोजाइगस है।
तो बच्चे हेट्रोजाइगस में एक अलील एक वक्त में डोमिनेट करता है, दूसरा नहीं करता। ठीक है, मतलब कि एक गालब आता है, दूसरा गालब नहीं आता। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में एक अलील दूसरे अलील के काम को छुपा सकता है। ऐसे अलील को हम गालब यानी कि डोमिनेंट अलील कहते हैं, और वो अलील जो छुप जाता है, ज़ाहिर नहीं होता, तो उसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं। तो ये बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील में यानी कि गालिब अलील में और मगलूब अलील में फर्क बयान करें। तो अब यहां पे देखें बच्चे, इसने कान के लोब वाले में अगर ए आ जाएगा, ठीक है, तो कान की अगर लोब जुड़ी हुई आएगी, ऐसा बच्चा है पैदा हुआ कि उसकी लोब कान की जुड़ी हुई है, तो हम कहेंगे कि इसमें जो ए है वो डोमिनेंट, मतलब उसमें हम कहेंगे कि जो लोब वाला जीन है, जुड़ी लोब वाला जीन, वो डोमिनेट कर गया है, और आज़ाद लोब वाला जीन क्या है, रिसेसिव। तो यहाँ पे ए डोमिनेंट, जुड़ी लोब वाला डोमिनेंट होगा और आज़ाद लोब वाला ज़ाहिर नहीं हुआ, वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। बिल्कुल यहाँ पे देखें बच्चे, अगर किसी बच्चे का जो कद है वो बड़ा है, तो हम कहेंगे उसमें टालनेस का जो अलील है वो गालिब आ गया है, और जो छोटे कद वाला जीन है, ठीक है, वो क्या है, मगलूब हो गया है। यानी कि अगर किसी का छोटा कद नहीं है तो उसमें छोटे कद वाला अलील जो है वो क्या है, मगलूब हो गया है। तो अलील्स को लिखते वक्त ये असूल आगे हम जाके काम आएगा। अलील्स को लिखते वक्त डोमिनेंट अलील को बड़े हरफ से ज़ाहिर किया जाता है, और रिसेसिव अलील के लिए छोटा हरफ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये देखें बच्चे, ये जो अगर कद टाल आया है तो उसके लिए बड़ा टी, अगर छोटा आया है तो उसके लिए छोटा टी। अब ये नहीं लिखना कि अगर एक बच्चे का कद, हमने कहा कि कद की दो सूरतें हैं, या टाल है या स्मॉल है, तो अब ये नहीं है कि टाल को आप टी से लिख लें और स्मॉल को एस से, ना। एक अलील को, एक जीन के दोनों अलील को जब हमने ज़ाहिर करना है तो हमने उसी लेटर से ज़ाहिर करना है, यानी कि टी से ही ज़ाहिर करना है। लेकिन जो अलील डोमिनेट आ गया होगा, अगर कद बड़ा होगा तो बड़ा टी लिख देना है, और कद जो छोटा होगा उसके लिए हमने छोटा टी लिख देना है। ठीक है ना, अल्फाबेट्स वही लिखने हैं। तो मिसाल के तौर पर अलील्स के जोड़े टी टी में, स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी में डोमिनेंट अलील टी लंबे पौधे का जिम्मेदार है, जबकि जो रिसेसिव अलील टी है ये छोटे पौधे यानी कि डवार्फ का जिम्मेदार। ठीक है, अब आपको समझ लगी होगी, जब हम बड़े टी से लिखेंगे तो उसका मुराद है कि लंबा पौधा, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो मेंडल ने पौधों पर, मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। जबकि रिसेसिव अलील टी छोटे पौधे का जिम्मेदार है, छोटा टी। ठीक है, इसलिए अगर किसी पौधे की जीनोटाइप ये वाली है टी टी, तो ये पौधा एक लंबा पौधा होगा। ठीक है ना, देखिए बच्चे, अब जीन तो दोनों आने हैं ना, अलील तो दोनों आने हैं ना। ठीक है, तो एक ज़ाहिर होगा एक नहीं होगा। तो अगर ये वाली जीनोटाइप आ रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि कद लंबा है, क्योंकि जो टी है वो डोमिनेट कर रहा है, टालनेस वाला जीन क्या है, वो गालिब आ रहा है, और जो स्मॉलनेस वाला है, छोटे कद वाला जीन है पौधे के, वो छोटा है। ठीक है, वो गालिब नहीं आ रहा, तो वो रिसेसिव हो गया। तो जीनोटाइप के काबिल मुशाहदा नतीजे को फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या फ़र्क है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अलील्स की तरतीब यानी कि कम्बिनेशन को हम जीनोटाइप बोलते हैं, ये इसकी तारीफ है। और फिनोटाइप क्या है कि जीनोटाइप के अजहार को या जीनोटाइप के काबिल मुशाहदा नतीजे को हम फिनोटाइप बोलते हैं। देखें बच्चे, जीनोटाइप तो ये होगी कि एक बंदे का जो कद है वो, एक बंदे के कद की जो जीनोटाइप है लंबे कद की, वो ये है टी टी। ठीक है ना, तो ये क्या है, जीनोटाइप है, यानी कि जीन्स का जो कम्बिनेशन है उसको हम जीनोटाइप। लेकिन फिनोटाइप क्या है, फिनो का मतलब होता है शक्ल। ठीक है ना, फिजिकल अपीयरेंस। तो फिनो से मुराद है शक्ल। उस जीनोटाइप के नतीजे में जो हमें आउटपुट मिली है, जो शक्ल हमारे पास आई है, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। मिसाल के तौर पर इस जीनोटाइप ने, टी टी ने कौन सा पौधा दिया, लंबा पौधा। अब ये पौधे की जो शक्ल है, लंबी सूरत है, ये क्या है, फिनोटाइप। ठीक है, तो ये है जीनोटाइप और फिनोटाइप का फर्क। तो बच्चे, आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की समझ आ गई होगी। एक जैसे होंगे तो होमोजाइगस, ठीक है, मुख्तलिफ होंगे तो हेट्रोजाइगस। अब देखें बच्चे, आगे जो आपकी चीजें काम आएंगी, अगले जो हम क्रॉस पढ़ेंगे। अब देखें बच्चे, अब हमने कहा कि जो डोमिनेंट आएगा उसको हम बड़े लेटर से, बड़े अल्फाबेट से शो करेंगे। अब ये वाला अलील, इस जीन के दो अलील हैं, एक कैपिटल बी और ये भी कैपिटल बी, तो ये होमोजाइगस हैं। ये क्या है, होमो का मतलब है एक जैसे, तो ये होमोजाइगस हैं। लेकिन ये गालिब भी तो है ना, दोनों ही गालिब हैं। चाहे ये आ जाए तो फिर भी यही होगा, ये आ जाए तो वो भी वही प्रोटीन बनाएगा। तो इसका मतलब है ये होमोजाइगस डोमिनेंट अलील हैं। दोनों क्या हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट अलील हैं। इसी तरह ये मुख्तलिफ हैं, ये छोटा सी है, ये बड़ा सी है। इसका मतलब ये वाला सी गालिब आएगा, ये वाला मगलूब रहेगा, ये रिसेसिव रहेगा, ये डोमिनेंट रहेगा। तो ये है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। तो हेट्रोजाइगस अलील है, हम पढ़ चुके हैं।
उसके बाद बच्चे ये दोनों एक जैसे ही हैं, ये भी छोटा डी है, ये भी छोटा डी है, तो ये है होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस थे, लेकिन दोनों क्या थे? होमोजाइगस डोमिनेंट। ये क्या है? दोनों छोटे डी हैं, लेकिन रिसेसिव फॉर्म में होमोजाइगस है। तो ये है होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स। ये क्या होंगे बेटा? होमोजाइगस रिसेसिव जीन, रिसेसिव एलील्स। ठीक है, तो समझ लगी इससे इसकी। तो होमोजाइगस दो सूरतों में हो सकता है। एक होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो सकता है जब दोनों ही गालिब आ जाएंगे। एक होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म। ठीक है, और हेट्रोजाइगस तो एक ही सूरत में होगा कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, इनको भी जरा आप ज़हन नशीन कीजिए। आगे हम शुरू करेंगे बेटा विरासत के मुतालिक मेंडल के कवानीन, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने बच्चे इनहेरिटेंस में बहुत अहम किरदार अदा किया है। आज जो हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसकी जो फंडामेंटल्स हैं, उसकी जो बुनियाद है हमें, वो हमें ग्रेगर मेंडल ने दी है। ठीक है, तो सर ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल कौन थे जी? एक ऑस्ट्रियन राहिब थे, ठीक है, मॉन्क थे। इसने 1856 और 1863 के दरमियान, ये 5-6 साल का अरसा बनता है, 6-7 साल का, उन्होंने गार्डन पी, जो मटर का पौधा था, उसके पौधे पर तजर्बात किए। ठीक है, इन तजर्बात के नतीजे ने विरासत के मुतालिक लोगों के नजरियात को यकसर बदल कर रख दिया। तब बेटा उसका काम जो है वो इतना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। देखें, ये कुदरत का करिश्मा था या जो भी था, उसकी जिंदगी में उसके काम को इतनी अहमियत नहीं दी गई। लेकिन बाद में जब इसके काम को परखा गया, तो जो इसने बातें की थी वो 100% क्या थी? ठीक थी। तो इसने बच्चे मटर के पौधे का इंतखाब किया। मेंडल के देखें बच्चे, जो यूकैरियोट्स हैं, इसमें देखें तो पौधों में या इंसानों में विरासत के जो कवानीन है वो एक ही तरह के होते हैं। कि अब देखें, अब इंसानों में विरासत का अगर हमने मुशाहिदा करना है, तो एक बच्चे का जो गेस्टेशन पीरियड है, ठीक है, वो आपको पता है कि 9 माह है, 280 दिन है। 280 दिन कौन इंतजार करे? तो मेंडल ने इस चीज को समझने के लिए जो पौधे का इंतखाब किया था वो है मटर का पौधा। ठीक है ना, इसका इंतखाब क्यों किया? ये सवाल आपका वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि तजर्बात के लिए मटर के पौधे का इंतखाब, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी फॉर एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि मेंडल ने अपने तजर्बात में मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया? तो सबसे पहले देखें बच्चे, इसकी कई वजूहात थी, आपने 3 लिखनी है ये वाली, तो फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। सबसे पहली वजह, मटर के पौधे की नस्ल का दुरानिया कम होता है। मिसाल के तौर पर ये छोटे से अरसे में क्या है, चंद माह के अंदर है, आपको पता है, अगर मटर कभी आपने काश्त की हो मटर की, तो चंद थोड़े से अरसे के अंदर क्या है, ये इसका दुरानिया मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर यही इंसानों पे तजर्बात करना चाहता तो एक तो इंसान इजाजत नहीं देंगे बेटा, एथिकली भी ठीक नहीं है। तो इसने इसलिए मटर के पौधे का इंतखाब किया कि इसकी नस्ल का दुरानिया कम होता है। दूसरा, मटर के पौधे में आसानी से काबिल शनाख्त 7 खुसूसियात मौजूद थी। मसलन गोल पे मुकाबला जुरीदार बीज, जामने पे मुकाबला सफेद फूल। ठीक है ना, देखें ना, अब इसमें ये 7 ट्रेड थे, 1 2 3 4 5 6 7। इन खुसूसियात को बेटा हम ट्रेड बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि जो फूल का रंग है ये एक ट्रेड है, बीज का रंग एक ट्रेड है, बीज की शक्ल एक ट्रेड है। अब ये इसने सबका मुताला किया था, लेकिन हम अपने जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे उसमें हम जो है चंद एक खुसूसियात का मुताला करेंगे। ठीक है, उसमें हम ये बीज का रंग देखेंगे, बीज की शक्ल देखेंगे, ठीक है, बस ये 2 चीजें देखेंगे। ठीक है, और पौधे का जो है कद देखेंगे। तो ये 3 खुसूसियात का मुताला हम करेंगे। ठीक है ना, तो ये ट्रेड देखें, ये 7 ट्रेड थे। बाज़ आ जाता है कि 7 ट्रेड के 7 खुसूसियात के नाम लिखें, तो फूल का रंग, बीज का रंग, बीज की शक्ल, फली का रंग, फली की शक्ल, फूल की पोजीशन, फूल का कद। अब देखें, इतने ट्रेड सिर्फ एक मटर के पौधे में मिल रहे हैं, तो इस पे तजर्बात करने आसान थे। तो आपको पता है कि एक अलील है, एक जीन है, उसकी 2 सूरतें होती हैं। जो फूल के रंग का जीन है उसको 2 अलील कंट्रोल करेंगे। अगर जामनी वाला गालब आ गया तो जामनी रंग आएगा, तो जामनी वाली खसूसियत आ जाएगी। तो खसूसियत अगर सफेद वाला गालब कर गया तो सफेद वाली खसूसियत आ जाएगी। ठीक है ना, तो बीज का रंग है वो जर्द हो सकता है या सब्ज हो सकता है। बीज की शक्ल है वो गोल हो सकती है या झुरीदार हो सकती है, इस तरह की रिंकल टाइप, ठीक है, मुरझाई टाइप। फली का रंग सब्ज भी हो सकता है, मटर की फली का रंग जर्द भी हो सकता है। तो इसको अलहदा अलील करेगा। ठीक है ना, अगर ये गोल है तो बच्चे इसको जो अलील करेगा वो राउंड करेगा। अगर जुरीदार है, ये मगलूब है, तो इसको छोटा जीन करेगा, छोटे आर से हम जाहिर करेंगे। ठीक है ना, अगर ये बीज का रंग येलो है तो इसको हम बड़े वाई से जाहिर करेंगे, और इसको हम छोटे वाई से सब्ज को जाहिर कर देंगे। अब सब्ज को हम जी से नहीं जाहिर कर सकते, क्योंकि बीज का रंग है, ये एक ही ट्रेड है, एक ट्रेड की 2 शक्लें हैं, 2 अलील हैं एक जीन के। तो जो गालब आ जाएगा जर्द होगा उसको हम वाई से जाहिर कर देंगे, और जो मगलूब होगा उसको हम कैपिटल वाई से जाहिर कर देंगे।
और जो मगलूब होगा सब्ज यानी कि उसको हम स्मॉलर वाई से ज़ाहिर कर देंगे। इस तरह फली का रंग है, फूल की शक्ल है, फूल की पोजीशन है, ठीक है, जानबी शाख पर लगता है एंड पे या टर्मिनल यानी कि एंड पे लगता है, तो फूल एंड पे भी लगते हैं और जानबी शाखों पर शाखों के साइड पे भी लगते हैं। पौधे का कद, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसको पढ़ने भी लगे हैं। तो पौधे का कद लंबा भी हो सकता है, अगर लंबा होगा तो कैपिटल टी से ज़ाहिर करेंगे, अगर छोटा होगा तो स्मॉल टी से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चे दूसरी वजह। तो पहली वजह आप क्या लिखेंगे कि मटर के पौधे की नस्ल का दुरानिया कम होता है। दूसरी खसूसियत वजह लिखेंगे कि उसने पौधे का इंतखाब क्यों किया, कि काबिल शनाख्त 7 खसूसियात मौजूद होती हैं, इसमें से आपने सिर्फ ये 2-3 लिखनी है, ठीक है, क्योंकि आपको शॉर्ट के तौर पर पूछा जाता है। अगर अकेली खसूसियात पूछेगा तो फिर आप ये 7 याद कर लें, ठीक है। उसके बाद तीसरी वजह कि उसने क्यों किया पौधे का इंतखाब, मटर के पौधे का, पी प्लांट का। आमतौर पर मटर के फूलों में सेल्फ पोलिनेशन होती है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन हमने पिछले क्लास में पढ़ी है। सेल्फ का मतलब है खुद ब खुद, यानी कि एक ही पौधे से जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो क्या है, मुंतकिल हो सकते हैं एक ही पौधे के एक ही फूल पर। लेकिन अगर क्रॉस का मतलब है कि एक पौधे के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे एक पौधे के एक फूल के पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, एक फूल के पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल के पोलन ग्रेन्स दूसरे फूल पर मुंतकिल हो, ठीक है, तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। तो मटर के पौधे की खसूसियत ये थी कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन भी थी, लेकिन इसमें क्रॉस पोलिनेशन की अहलियत भी होती है, यानी कि जो कि मक्खियों के जरिए हो सकती है, कीड़ों मकोड़ों के जरिए, परिंदों की जो है वो, या किसी भी तरीके से हवा के जरिए हो सकती है क्रॉस पोलिनेशन। हवा आई, वो क्या है, पोलन ग्रेन्स को उसने मुंतकिल कर दिया अगले पौधे के फूल के ऊपर। तो इस मकसद के लिए एक फूल के स्टेमन उतारे जाते हैं और इनके पोलन ग्रेन्स को दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल किया जाता है। तो ये थी 3 खसूसियात। पहली खसूसियत क्या थी कि मटर के पौधे की नस्ल का दुरानिया कम था। दूसरी खसूसियत ये थी कि उसमें खसूसियात जो नजर आती थी, काबिल शनाख्त थी, ठीक है, जिनका मेडल ने मुताला किया, वो मौजूद थी। और तीसरी वजह मटर के पौधे का इंतखाब ये था कि उसमें सेल्फ के साथ साथ क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकती थी। तो ये वजह थी कि उसने मेंडल ने मटर के पौधे का इंतखाब किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रट्टा लगा लेना है, बल्कि रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं। ओके बेटा जी, अब हमारा है लास्ट टॉपिक, मेंडल के कवानीन या मेंडल के तजुर्बात। इसको हम मेंडल्स के लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने देखे बच्चे 2 किस्म के तजुर्बात हैं, हम आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। जो तजुर्बा 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है बच्चे, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बयान करेगा, यानी कि इसमें एक खसूसियत, यानी कि पौधे का कद है, आया कि वो लंबा है छोटा है, बस एक ही खसूसियत, यानी कि पौधे का कद, उसके ट्रेड को स्टडी किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलेंगे, यानी कि इसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही खसूसियत यानी कि कद, उसको स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका हम क्रॉस देखेंगे, ठीक है। इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों बोलेंगे, आगे जाके समझ लगेगी। अब ये जो कानून है ये आप पढ़ेंगे तो आपको जो सारी चीज़ें हैं वो समझ लग जाएंगी। आपको होमोजाइगस की, हेट्रोजाइगस की, डोमिनेंट एलील की, रिसेसिव एलील की, जीनोटाइप की, फिनोटाइप की, ठीक है, वो सारी चीज़ें, जीन एलील, हर चीज़ समझ लग जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे उसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। डाई का मतलब होता है 2, यानी कि इसमें हम 2 खसूसियात, यानी कि इसमें मटर के पौधे के बीज की शक्ल भी देखेंगे और बीज का रंग, इन दोनों खसूसियात को एक टाइम देखेंगे, तो इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसके अलावा इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। अभी ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, चंद मिनट बाद इंशाल्लाह ये आपको आसान लगेंगी। तो मेंडल ने बच्चे तजर्बात कैसे किए, तो उसने क्या किया कि उसने हर खसूसियत के मुताले के लिए खालिसुल नस्ल यानी कि ट्रू ब्रीडिंग पौधे हासिल किए। ये उसने तजर्बा करने से पहले ना, ये वाले एक्सपेरिमेंट, इनकी तफसीलात बनाने से पहले उसने ट्रू ब्रीडिंग पौधे हासिल किए। ट्रू ब्रीडिंग किसे कहते हैं, हम खालिसुल नस्ल को कहते हैं। ट्रू मतलब खालिस और ब्रीडिंग मतलब नस्ल, यानी कि जो खालिसुल नस्ल हो। खालिसुल नस्ल की क्या तारीफ है, ये लिखी है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करनी है। तो जब कोई मखसूस सिफ्त वाला पौधा सेल्फ पोलिनेशन के बाद इसी खसूसियत वाले पौधे पैदा करे तो इसका मतलब होता है कि ये पौधा इसी खसूसियत के लिए खालिसुल नस्ल है, ठीक है। इसकी मिसाल कैसे है कि जब एक खालिसुल नस्ल लंबा पौधा, उसकी सेल्फ पोलिनेशन कराई जाए तो तमाम पौधे लंबे ही पैदा होते हैं, तो ऐसे पौधे को हम ट्रू ब्रीडिंग या खालिसुल नस्ल, यानी कि वो नस्ल खालिस हो चुकी है लंबे पौधे पैदा करने के लिए। इसी तरह अगर कोई छोटे कद वाला पौधा सेल्फ पोलिनेशन करवाने के बाद छोटे कद वाले ही पौधे पैदा करे तो उसको भी हम खालिसुल नस्ल ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने करवाया क्या कि खालिसुल नस्ल, ट्रू ब्रीडिंग जो थे, लंबे कद वाले थे खालिसुल नस्ल, ठीक है, उनका क्रॉस करवा दिया छोटे कद वाले खालिसुल नस्ल
पौधों से। खालसुल नस्ल का एक मतलब ये भी होता है कि इसे हम होमोजाइगस भी बोलते हैं। होमो का मतलब होता है एक जैसे, तो इसके दोनों अलील एक जैसे होते हैं। अब ये देखें, ये डोमिनेंट शक्ल में है तो दोनों एक जैसे हैं, ये छोटे अल्फाबेट्स में है यानी कि रिसेसिव शक्ल में है, स्मॉल छोटे कद में है, तो ये भी डोमिनेंट है। ठीक है, अब इन क्रॉस को हम समझते हैं। देखें बच्चे, उसने करवाया क्या, इसको सबसे पहले हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं। ठीक है, अब हम मोनोहाइब्रिड क्लास पढ़ने लगे हैं, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें इसको मोनोहाइब्रिड मैंने बताया क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ कद का ही मुताला करते हैं, यानी कि एक अब देखें ना, उसके फूल का रंग भी था, उसके जो फली थी उसका भी रंग था, उसके जो बीज था उसका भी रंग था, बल्कि उसकी शक्ल थी रिंकल या राउंड। उसने वो 6-7 खुसूसियात जो हमने पढ़ी हैं, उसने उसमें से एक वक्त में सिर्फ पौधे के कद का मुताला किया है। ठीक है, आया कि वो लंबा है या छोटा है, ड्वार्फ है या टॉल है, तो इसलिए इसको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला है। ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ज़मन में भी बयान किया जा सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये समझाने के बाद फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, उसने क्या किया बच्चे, उसने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, तो एक ये वाला पेरेंट लिया और एक ये वाला पेरेंट लिया। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया उसने पेरेंटल जनरेशन का। क्या नाम दे दिया, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब हम इसको कह देते हैं कि ये पेरेंटल जनरेशन है, यानी कि पी जनरेशन है। अब जब इसने उनका क्रॉस करवाया, अब देखिए बच्चे, ये हैं जीन के अलील, तो एक जीन के दो मुतबादल अलील होते हैं, लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं तो हर गैमेट एक ही अलील ले सकता है। ठीक है, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, जैसे इंसान में स्पर्म बनते हैं मेल में और फीमेल में एग बनते हैं, तो एग में बच्चे हर जीन के जो है वो एक ही अलील जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर इंसान में 46 क्रोमोसोम है, तो जो उसके जर्म लाइन सेल्स होंगे, यानी कि ये गैमेट स्पर्म और एग होंगे, उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही जाने हैं, यानी कि एक जो है डिप्लॉयड सेल है वो हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अगली नस्ल जब आधे जीन अपने वालिद से लेगी, फादर से, आधे मदर से लेगी, तो उसमें क्या है दोबारा से रीस्टोर हो जाएंगे वो 46। ठीक है ना, तो इसका मकसद ये होता है अलग अलग करने का, ताकि जो अगली नस्ल है उसको आधे आधे मिलते रहें। वरना तो अगर ये दोनों ही अगली नस्ल में जाएं तो फिर क्या होगा कि अगली नस्ल का तो इनसे डबल हो जाएगा, फिर अगली नस्ल का उनसे डबल हो जाएगा। तो ये कुदरत ने ये एक चीज रखी है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट्स बनते हैं और हर गैमेट्स में इन दो अलील में से, हर जीन के दो अलील में से सिर्फ एक ही अलील जाएगा। तो अब इसके गैमेट्स बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, एक गैमेट बच्चे बनेगा, उसमें ये वाला एक टी चला जाएगा और दूसरे गैमेट में बेटा जी ये वाला टी चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इस पेरेंट के गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसमें एक में ये वाला टी चला जाएगा और एक में ये वाला टी चला जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, दो किस्म के गैमेट्स बन गए, तो इसको हमने कह दिया गैमेट्स बनना। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स। ओके, अब ये मैंने गैमेट्स लिख दिया जहां, सॉरी बच्चे, चलें जी, ये गैमेट्स बन गए, ये एक पेरेंट्स के गैमेट हैं और ये एक पेरेंट के। अब देखिए बच्चे, हमने क्रॉस करवाया है एक लंबे कद के पौधे का, ठीक है, एक छोटे कद के पौधे के साथ। ये टी बड़ा है तो ये लंबा कद है पौधे का, और ये टी छोटा है तो ये छोटा कद है पौधे का। ठीक है, अब इस क्रॉस की आउटकम देखने के लिए हम देखते हैं कि जो अगली नस्ल आएगी उसमें किस तरह के पौधे आया, कि वो लंबे हैं या छोटे कद के हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट का मुरब्बा इसलिए बनाते हैं ताकि दोनों, उसमें हम एक पेरेंट के गैमेट्स एक साइड पे रख लेते हैं और दूसरे के दूसरी साइड पे रख लेते हैं, तो हमें जो दरमियान में जो बॉक्सेस होते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि अगली नस्ल ने कौन कौन से अलील्स हासिल किए हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो चले अब हम उसको जल्दी से ड्रा करें। अब ये देखें बच्चे, मैंने ये वाले जो गैमेट्स थे एक पेरेंट के, ठीक है, इसको आप कंसीडर करें कि एक मेल पेरेंट है और एक ये फीमेल पेरेंट है। एक के गैमेट मैंने यहाँ पे रख लिए, एक के यहाँ पे। अब ये वाले जो बॉक्स हैं इसमें जो हम करेंगे, अब देखें जो अगली जो नस्ल है, अब ये पूरा पौधा आएगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ये 4 पौधे आएंगे। हमने देखना है कि ये गैमेट्स किस तरह हासिल करते हैं। अब मेंडल ने कहा कि गैमेट्स बनने के दौरान जो है ये अलील हैं, ये सेग्रीगेट करते हैं, यानी कि अलग-अलग होते हैं। अब ये देखें यहाँ पे अलग-अलग हुए, ठीक है, यहाँ पे अलग-अलग हुए, और फिर फर्टिलाइजेशन में ये दोबारा मिलते हैं। ठीक है, और हर जो आने वाला नया ऑर्गेनिज्म है वो एक एक पेरेंट से एक एक अलील लेता है। अब देखें, इसने अलील लेना है एक इससे और एक इस पेरेंट का अलील आना है, यानी कि एक फादर का और एक मदर का, एक मेल प्लांट का और एक फीमेल प्लांट का। यहाँ पे आप ये टर्म यूज करें। अब एक ये वाला आएगा, ठीक है, तो इसको हम एक टी कैपिटल में और एक टी स्मॉल में, यानी कि एक इसने यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, इसमें भी एक यहाँ से। ठीक है, अब ये सब में आपको नजर आ रहा होगा कि एक ही तरह के आने हैं, क्योंकि
एक ऊपर से लेगा और एक साइड वाले से लेगा, यानी कि एक मेल से और एक फीमेल। अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये जो बच्चे, ये जो 4 ऑफ स्प्रिंग आए हैं ना, ये जो 4 नए पौधे आए हैं, इसको उसने नाम दिया बच्चे F1 जनरेशन का। किस जनरेशन का? F1 जनरेशन का। तो इसको मैं लिख देता हूं F1, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, खालसुल नस्ल को क्रॉस करवाया पेरेंटल जनरेशन को, और फिर गैमेट्स बने, और जो पहली नस्ल आई वो क्या थी, फीलियल 1, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो तमाम पौधे थे, मैंने कहा जब भी टी बड़ा आ जाएगा तो वो छोटे टी के आधार को छुपा देगा, यानी कि जो टालनेस का जीन है जब वो एक्सप्रेस होगा तो वो स्मॉलनेस के जीन को छुपा देगा। तो अब यहाँ पे ये भी लंबे कद का है, ये भी लंबे कद का है, ये भी लंबे कद का है, ये भी। इसका मतलब 100%, 100% जो जनरेशन थी, F1 जनरेशन जो थी बच्चे, वो क्या थी, वो टॉल थी, ठीक है। अब इसकी फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप अगर हम इसकी देखें, जो जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ा था, तो फिनोटाइप हमने कहा था जीनोटाइप के आधार को बोलते हैं। तो फिनोटाइप क्या है, इसकी 4 है, इस क्रास की क्या है, 4x0 है। 4 का मतलब यह है कि 4 के 4 ही लंबे हैं, ठीक है, और 0 का मतलब यह है कि कोई भी छोटा नहीं है। तो जीनोटाइप इसकी क्या होगी, तो जो जीनोटाइप है, GR में लिख रहा हूं, जीनोटाइप रेशियो, वो भी इसकी क्या है बेटा, 4x0 है। 4x0 क्यों है कि ये 4 के 4 हैं, सबकी जीनोटाइप एक ही है, यानी कि सब में एक ही तरह के एलील हैं। इसमें भी टी बड़ा एक छोटा, इसमें एक बड़ा छोटा, एक बड़ा छोटा और एक बड़ा छोटा, ठीक है। तो अब ये थी F1 जनरेशन, इसको क्या बोला, F1 जनरेशन, यानी कि उसने ट्रू ब्रीडिंग का क्रॉस करवाया, ठीक है, गैमेट्स बने, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस करवाया, गैमेट्स बने, F1 जनरेशन आई, उसमें से जो सब के सब पौधे थे वो लंबे थे, ठीक है। अब देखिए मुझे, अब उसने इसी F1 का, अब F1 में क्या आया है हमारे पास, तमाम पौधे क्या है बच्चे, T एंड T, यानी कि हमारे पास ये वाली चीज आई है। F1 जनरेशन क्या है, ये वाली है हमारे पास, ठीक है। अब ये वाली F जनरेशन है, F1। अब उसने क्या करवाया, इसी F1 को इसी F1 के साथ करवा दिया, यानी कि इसने इसका सेल्फ पोलिनेशन करवा दी। क्या करवा दी, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है कि एक ही फूल के जो है, जो मेल पार्ट है उसी फूल के फीमेल पार्ट के क्या है, उसके पोलन ग्रेन्स हैं, उसके मेल जो पोलन ग्रेन्स हैं मेल के, वो फीमेल में ट्रांसफर करवा दिए, ठीक है। अब ये देखें बच्चे, यानी कि उसने इस वाले का, ये जो आए थे कि हमारे पास ये जो सारी जनरेशन आई थी, इसका इसी के साथ ही क्रॉस करवाया, ठीक है। अब इसके नतीजे में अब देखें, अब इसके भी गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब इसके गैमेट्स किस तरह बनेंगे, एक बड़ा टी और एक छोटा टी, क्योंकि गैमेट्स बनने के दौरान इन्होंने अलग-अलग होना है दोनों एलील्स ने, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका एक टी, ठीक है, और एक छोटा टी। इसी तरह इसका बच्चे एक इस पेरेंट का, ठीक है, इसमें से एक मेल होगा एक फीमेल होगा, यानी कि इन दोनों पेरेंट्स में से एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। अब देखें, मैंने कहा कि इनको हम जब इस तरह का पुनेट स्केयर बनाएंगे ताकि हम एक पेरेंट के लिए यहाँ लिख लें, एक के यहाँ लिख लें, ठीक है, तो वो मैं जल्दी से ड्रा कर देता हूँ। अब ये देखें बच्चे, एक पेरेंट के लिए मैंने इस तरफ लिख लिया है जैसे F1 जनरेशन के लिखे थे। अब ये इसमें ये जो जनरेशन आएगी, ये वाले जो 4 पौधे आएंगे, ये F2 के होंगे। ये किसके होंगे, F2 जनरेशन के, यानी कि फीलियल 2 जनरेशन। अब देखिए इसमें किस तरह आएंगे, एक एलील, ये वाला जो पौधा होगा, ये एक एलील अपने इस पेरेंट का लेगा, एक अपने इसका लेगा, ये वाला एक इसका लेगा, एक इसका लेगा। चलो हम जल्दी से लिख लेते हैं, यानी कि इसमें एक ये बड़ा टी आएगा तो दूसरा भी बड़ा टी आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब अगले में इसमें एक छोटा टी एक बड़ा टी, ठीक है, तो बड़े टी को पहले लिख लेते हैं और छोटा टी बाद। अब इसमें देखें, इसमें एक बड़ा टी और एक छोटा टी, ठीक है, और इसी तरह इसमें ये दोनों टी क्या हैं, स्मॉल हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें, जहां पे भी टी बड़ा आ गया ना, वो क्या है बच्चे, टॉल प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3, तो 4 में से जो 3 है, अब फिनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं, यानी कि फिनोटाइप यानी कि पौधे की कद है, जो फिनोटाइप है वो क्या है बच्चे, 1 2 3, 3 की फिनोटाइप क्या है बच्चे, लंबी है। तो जिसमें भी टी आ गया, चाहे छोटा टी भी आ जाए साथ, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बड़ा टी भी हो गया तो, क्योंकि टी बड़ा जो है वो टॉल है, ये डोमिनेंट एलील है, और ये छोटा टी है ये रिसेसिव एलील है, ठीक है। तो अब इसमें देखें, ये बड़ा टी 1 2 और 3, ये क्या है, छोटे एलील, बड़े कद के एलील हैं। तो 3 पौधे क्या आ गए बच्चे, टॉल, ठीक है, और जो एक पौधा है, ये दोनों एलील क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी कि ये दोनों छोटे कद के हैं। तो एक पौधा क्या आ गया यहाँ पे, छोटा, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ गई, 3:1। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो 4 में से 3 जो है, हर एक 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है, 25 25 50 25 3 75, तो 75%, यानी कि 75% जो पौधे हैं वो क्या है बच्चे, टॉल हैं, ठीक है। और
जो 25% पौधे हैं, यानी कि एक पौधा जो है वो क्या है, स्मॉल है। अगर हम इसकी जीनोटाइपिक रेशियो देखें, जीनोटाइप देखें, फिनोटाइप तो क्या थी, शक्ल लंबी है। अब जीनोटाइप क्या है इसकी, जीनोटाइप आप यहाँ पे देखें, हमें एक तो ये मिल गई, एक ये मिल गई, ये दोनों जीनोटाइप एक ही तरह की हैं, ये बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी, और ये एक तरह की। इसका मतलब 1 रेशो। अब 1 से क्या मुराद है कि होमोजाइगस डोमिनेंट। अब ये क्या है, हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। अब ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, यानी कि टी बड़ा टी छोटा, यहाँ पे भी टी बड़ा। इसका मतलब दो जो पौधे हैं वो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के हैं और एक पौधा है ये होमोजाइगस रिसेसिव का है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है, वो और चीज है, वो 3:1 है। और जीनोटाइपिक रेशियो है जो GR है वो क्या है, 1:2:1। अब ये यहाँ पे देखें, जो F1 जनरेशन थी वहां पे फिनोटाइपिक रेशियो भी 4 थी, 4:0 थी और 4:0 थी, और जीनोटाइपिक रेशियो भी 4:0 थी। यहाँ पे क्या है, मुख्तलिफ हो गई है। तो F2 जनरेशन में इस तरह आ गया। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखें बच्चे, पहले तजर्बे में उसने क्या किया, ये मैंने पढ़ा दिया है कि मेंडल ने खालसुन नस्ल लंबे पौधे का क्रॉस खालसुन नस्ल छोटे पौधे से करवाया। ठीक है, अब यहाँ से ये खालसुन नस्ल लंबा पौधा, ये खालसुन नस्ल छोटा पौधा। जल्दी से चलते हैं। इसने इन खालसुन नस्ल वालिदैन को पी नस्ल और इस क्रॉस से बनने वाले नए पौधों को बच्चों की पहली नस्ल या F1 नस्ल कहा। और F1 नस्ल के तमाम पौधे क्या थे, लंबे थे। अब ये देखें बच्चे, ये जो F1 नस्ल है इसके जो तमाम पौधे थे 4 के 4, यानी कि 100 के 100% क्या थे, लंबे थे, लंबे कद के। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब ये देखें, यहां तक हमने पढ़ लिया, बच्चों की पहली नस्ल तमाम लंबे, यानी कि एक लंबे पौधे का ट्रू ब्रीडिंग का, छोटे पौधे से वालिदैन की नस्ल को इसको ने पी नस्ल कहा, यानी कि लंबे नस्ल और छोटी नस्ल दोनों को पी नस्ल। तो इसकी क्या करवाई, क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि एक पौधे के जो थे पोलन्स वो दूसरे पौधे पे मुंतकिल किए, बीज उगे, तमाम पौधे क्या थे, लंबे। फिर इसी F1 नस्ल की क्या करा दी, सेल्फ पोलिनेशन। अब ये देखें, ये जो F1 नस्ल थी इसका क्रॉस करवा दिया इसी के साथ, ठीक है ना। तो इसकी क्या करवा दी, सेल्फ पोलिनेशन। तो F1 के जो लंबे पौधे थे इनकी जो सेल्फ पोलिनेशन करवाई, बीज उगे, तो जो 75% पौधे थे ये F2 नस्ल में वो लंबे थे और 25% क्या थे, वो छोटे थे। अब ये यहाँ पे देखें 75% क्या है, यानी कि 3 पौधे 4 में से लंबे और 25% यानी कि एक पौधा क्या है, वो छोटे का। ठीक है, मेंडल ने F1 नस्ल के लंबे पौधों को सेल्फ पोलिनेशन करने दी। ठीक है ना, ये वही बात है यहाँ पे लिखी कि देखा कि बनने वाले 75% पौधे जो थे F2 नस्ल के थे वो लंबे थे, जबकि 25% छोटे थे, और बार बार यही नताइज आते रहे। ठीक है, अब देखें इसने नताइज क्या निकाले मेंडल ने। सबसे पहले इसने डोमिनेंस का तस्वर निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट कि डोमिनेंस के तस्वर से क्या मुराद है। तो क्या मुराद है, मेंडल ने अपने नताइज की वजाहत की कि मटर के पौधे में जो कद की खसूसियत है इसकी जीन 2 मुतबादल हालतों में है, यानी कि 2 अलील है। ठीक है ना, अब ये देखें आपको पता ही है 2 ही अलील है, एक लंबे कद वाला अलील है, एक छोटे कद वाला अलील है, टी और टी। ठीक है, और टी और टी। तो ये उसने, जब एक जानवर में 2 मुख्तलिफ अलील इकट्ठे आ जाते हैं तो एक अलील दूसरे अलील के ज़ाहिर होने को छुपा सकता है, मास्क कर सकता है। वो अलील जो अपना असर दिखाता है उसे डोमिनेंट अलील कहते हैं, जबकि जिसका ज़ाहिर छुप जाता है वो रिसेसिव कहलाता है, उसे हम डोमिनेंस का तस्वर कहते हैं। अब ये देखें यहाँ पे जितने भी आपने क्रॉस पढ़े हैं, ये वाले 2, ये वाला जो बड़ा टी है ये डोमिनेट कर रहा है और ये क्या है बेचारा, रिसेसिव है, ये अपना इजहार नहीं कर पा रहा। तो सबसे ज्यादा कौन सा अलील आ रहा है, टाल। पहले F1 जनरेशन में 100% ये आ गया और F2 जनरेशन में भी 75% डोमिनेट कर गए। ठीक है, तो लंबे कद वाले पौधे इसने पैदा किए। इसका मतलब ये वाला जो टी है ये डोमिनेंट है और ये वाला क्या है, टी छोटा, रिसेसिव अलील है, तो इसलिए इसको हम डोमिनेंस का तस्वुर कहेंगे। ठीक है, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़े हमने। ये जो सारा पढ़ा है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या बयान किया गया, इसमें बयान किया गया है मेंडल ने वजाहत की कि वालिदैन में से हर एक के पास एक जीन के 2 अलील होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन वो बच्चे को 2 में से एक ही अलील दे सकता है। ठीक है ना, तो गैमेट, अब देखें यहाँ पे ये वाला जो बच्चा था, ये वाला, इसने एक अलील इस पेरेंट से लिया, ये वाले पेरेंट के अलील में से, और दूसरे पेरेंट के अलील में से। मैं कहता हूं कि ये मदर के अलील हैं, ये फादर के अलील हैं। तो एक अलील इस वाले बच्चे ने इस पेरेंट से लिया है, फादर से, और एक इसने किससे लिया है, मदर से। तो यही उसने बात की है कि वो बच्चे को 2 में से एक ही अलील दे सकता है। तो गैमेट बनने के दौरान अलील एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो सेग्रीगेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेग्रीगेट होना, जुदा होना। तो जब गैमेट्स बने, ये देखें जब ये गैमेट्स बनाए हैं हमने, ठीक है, तो ये दोनों अलील क्या हैं, एक दूसरे से जुदा हो गए। तो हर गैमेट में एक ही अलील जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन कब होगी, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग बना है, नया पौधा बना है, तो ये हर एक पेरेंट में से एक एक अलील
वो ले लेगा। तो नतीजा में बनने वाले जानदार में दोबारा 2 अलील आ जाएंगे। अब देखिए ये जो नया जानदार बना है इसमें से दोबारा 2 अलील आ गए, इसमें एक इस वाले पेरेंट से और एक इस पेरेंट से, ठीक है। इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक ये लॉ की तारीफ है, गैमेट बनने के दौरान अलील अलहदा हो जाते हैं और हर गैमेट 2 में से 1 अलील वसूल करता है, दोनों नहीं, ठीक है ना। तो गैमेट बनने के दौरान ये गैमेट्स बने इस पेरेंट के जीन के, तो ये अलहदा अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया और ये अलहदा हो गया। तो हर जो गैमेट है, ये जो 2 गैमेट बने हैं, इसने 1 अलील वसूल किया है, इसमें से एक इसने वसूल किया है, यानी कि दोनों नहीं वसूल करेंगे, अलहदा अलहदा। ये गैमेट है इस तरह के अलील थे छोटे कद वाले के, तो एक इसने लिया एक इसने लिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी तारीफ है। तो ये बच्चे आपने इसकी तारीफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। ये इसकी शॉर्ट तारीफ है, ये इसकी कंप्रीहेंसिव है, ठीक है। अब देखें उसने क्या कहा, ये हमने सारा पढ़ लिया है। तो मटर के पौधे के लंबे कद का अलील डोमिनेंट है, पढ़ लिया हमने। वालिदैन की नस्ल पी में से एक के पास टी अलील थे, ये हमने पढ़ लिया। इस पौधे के हर गैमेट ने टी अलील वसूल किया, पढ़ लिया। इस नस्ल के दूसरे पौधे के पास जो थे वो स्मॉल टी थे और हर गैमेट ने टी अलील वसूल किया। जब दोनों गैमेट्स टी और टी आपस में मिले तो F1 जनरेशन के हर पौधे के पास अलील का जोड़ा टी शक्ल में आ गया। अब ये देखें यहाँ पे F1 जनरेशन थी, जो उसमें जो हर पौधा था उसमें एक बड़ा टी और एक छोटा टी आ गया, ठीक है। तो यही बात उसने की है, इसलिए F1 के तमाम पौधे क्या हो गए, लंबे। जब F1 के पौधों को सेल्फ पोलिनेशन की तो ये नतज आए, यानी कि F2 नस्ल के 25% पौधों में दोनों अलील छोटे कद के आए, ठीक है, यानी कि टी, इसलिए वो छोटे थे। तो 25% पौधों में, यानी कि 4 में से 1 पौधे में, तो F2 के 50% पौधों में एक अलील लंबे कद का था और एक छोटे कद का वसूल किया, इसलिए वो लंबे थे। अब ये देखें, ये 25% वही बात बता रहा है बच्चे, ये क्या थे, 25% लंबे कद के आए, ठीक है, छोटे कद के आए, सॉरी 25% क्या आए, ये देखें आप, छोटे कद के, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद 50% पौधों ने एक अलील लंबे कद का और एक छोटे कद का वसूल किया, यानी कि हेट्रोजाइगस, ठीक है। इस तरह के जो अलील थे जीनोटाइप में, इस तरह के वो ये आए, एक ये और एक ये, ठीक है। और उसके बाद F2 नस्ल के 25% पौधों ने दोनों लंबे कद के अलील वसूल किए, यानी कि टी। अब ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहा है बच्चे, सॉरी, अब ये इसकी बात कर रहा है कि इसने दोनों अलील एक ही तरह के वसूल किए। उसके बाद ये क्रॉस बयान किया गया, ये मैंने बच्चे F1 क्रॉस आपको, ठीक है, ये F1 के पौधे यहाँ पे मैंने अलहदा से पूरा स्केल इसका बनाकर दिखाया है आपको, और फिर ये F2 का क्रॉस है, ठीक है। तो F1 के लिए बच्चे मैंने आपको ये पी जनरेशन यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये वाली दिखाई, फिर गैमेट्स मैंने आपको, ठीक है, ये वाले दिखाए, ओके, ये वाले गैमेट्स, और फिर F1 जनरेशन मैंने आपको पूर्ण स्केल में दिखाई ताकि आपको आसानी हो जाए। उसमें ये तमाम पौधे लंबे ही थे। फिर F1 का क्रॉस करवाया, तो जो F2 के गैमेट्स मैंने बेटा आपको दिखाए वो ये वाले थे, F2 के गैमेट्स, ठीक है। और F2 के जो ऑफस्प्रिंग्स थे, यानी कि पौधे थे, वो मैंने आपको ये वाले दिखाए, ये वाले, ठीक है, ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो ये F2 नस्ल। तो ये क्या था बच्चे, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है अलहदा होना। तो गैमेट बनने के दौरान अलील एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और हर गैमेट में एक ही अलील होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो बनने वाले जानदार में दोबारा 2 अलील आ जाते हैं, यानी कि दोनों पेरेंट्स से एक एक अलील वो ले लेगा, ठीक है। तो ये है बच्चे हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोला, क्योंकि इसमें एक वक्त में हम एक ही खूबियत यानी कि पौधे के सिर्फ कद का मुताला करते हैं, ठीक है। चलें बच्चे, अगर आपको इसकी समझ लग गई है पहले तजर्बे की, जिसको हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा और इसको हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा, ठीक है। तो अब तजर्बा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने किया उसको हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस कहना है, क्योंकि उसमें उसने क्या किया कि डाईहाइब्रिड क्रॉस की तारीफ ये लिखे बच्चे आपने, डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक ही वक्त में 2 खुसूसियात की विरासत का मुताला किया जाता है। यानी कि इस क्रॉस में हम ये देखते हैं कि 2 खुसूसियात अगली नस्ल में कैसे जाते हैं। तो हमने ये विरासत पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे तजर्बात में इसने 2 खुसूसियात, यानी कि उसने बीज की शक्ल भी देखी एक खुसूसियत, और बीज का रंग भी देखा ये दूसरी खुसूसियत। यानी कि जो पहला तजर्बा था उसमें हमने सिर्फ उसने क्या देखा कि सिर्फ पौधे की कद देखा पौधे का। यहाँ पे उसने क्या देखा है, बीज की शक्ल देखी है। बीज की शक्ल एक ट्रेट है, एक ट्रेट के आपको पता है कि 2 अलील होते हैं। बीज की शक्ल का जो जीन होगा उसके 2 अलील होंगे। बीज की शक्ल गोल होगी, राउंड या रिंकल होगी, जिसे हम झुर्रीदार कहते हैं, ठीक है ना, जो थोड़ी सी पिचकी सी होती है। और जो बीज का रंग होगा ये इसका भी एक जीन है और इस जीन के 2 अलील होंगे। जो जर्द होगा यानी कि येलो, या फिर क्या होगा सब्ज, ठीक है। तो इसका मुताला किया एक वक्त में 2 खुसूसियात, यानी कि बीज की शक्ल भी देखी और बीज का रंग भी देखा। तो इसने इसके लिए भी इसने वही ट्रू ब्रीडिंग पौधे, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स खालिकुल नस्ल इकसाम पैदा की, यानी कि होमोजाइगस, ठीक है, जिसमें तमाम होमोजाइगस थे।
तो एक बीज के जो एक पौधे के बीज थे वो गोल थे और जर्द थे, यानी कि राउंड येलो थे, और दूसरे के बीज झुर्रीदार थे यानी कि रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, तो ये उसने दो किस्म की जनरेशंस पैदा की, खालसुल नस्ल। चलिए बच्चे इसके हम क्रॉस को देखते हैं कि किस तरह उसने करवाए। तो देखें बच्चे उसने किया क्या कि सबसे पहले आप देखें कि खसूसियात को हम किस तरह ज़ाहिर करेंगे। जहाँ पे आर कैपिटल आएगा उसका मतलब होगा कि जो बीज है वो राउंड है यानी कि गोल है, और जहाँ पे आर स्मॉल में आ जाएगा इसमें का मतलब है बीज क्या है, रिंकल है। रिंकल मतलब झुर्रीदार, तो झुर्रीदार कुछ इस तरह का होगा। ये देखें ये जो बीज की शक्ल है इसका ट्रेट है, ये गोल है, तो आर बड़ा आएगा तो कैपिटल में डोमिनेट कर जाएगा, और जो झुर्रीदार होगा वो स्मॉल में आएगा, तो इसको हम इस तरह बोलेंगे, इस तरह पिचका सा होता है। ठीक है, तो ये बीज की शक्ल का ट्रेट है। ठीक है, इसमें हम बीज की शक्ल देख रहे हैं और बीज का रंग, यानी कि एक ये ट्रेट देख रहे हैं और एक ये, और अगर वाई डोमिनेट आएगा तो जर्द यानी कि पीला येलो, और अगर वाई छोटा आएगा तो सबज रंग कंसीडर किया जाएगा उसे। क्रॉस में जब ये रिजल्ट आएंगे तो ये बातें आपने अब याद रखनी है। ठीक है, पिछले जो क्रॉस था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसमें हमने सिर्फ पौधे का कद का मुताला किया था, इसलिए उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला। यहाँ पे हम बीज की शक्ल भी देख रहे हैं, बीज का रंग भी देख रहे हैं, इसलिए हम इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, अब देखें बच्चे, तो अब ये वाली जो आप खसूसियात हैं ये याद रखिएगा। ठीक है, अब उसने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, यानी कि अब इसमें हम दो खसूसियात करेंगे, यानी कि ये इसका जो बीज की शक्ल है और बीज का कलर है। ठीक है, ये भी शक्ल है और ये भी इसका कलर है। ठीक है, अब देखें, अब ये थी पेरेंटल जनरेशन, इसको हमने पी कहा, इनका क्रॉस करवाया, यानी कि उसने गोल और येलो। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे दोनों वाई हैं, ये वाई है तो ये येलो होगा, और ये आर क्या है बड़ा है तो ये राउंड होगा। इसी तरह ये आर छोटा है तो ये झुर्रीदार होगा। ठीक है, और ये क्या है ग्रीन होगा, वाई छोटा है। ठीक है, यानी कि उसने जो राउंड येलो थे उनका क्रॉस करवाया रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ठीक है, झुर्रीदार सबस के साथ। तो उसके नतीजे में देखें बच्चे, अब सबसे पहले गैमेट्स बनने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ मैं लिखता हूँ जी। ठीक है, गैमेट्स, तो गैमेट्स किस तरह बनेंगे, इसके बच्चे 4 गैमेट्स बन सकते हैं इसके। तो हो सकता है बच्चे ये वाला आर है ये इस वाले वाई के साथ मिले। अच्छा, इसके गैमेट्स ना एक ही तरह के बनेंगे क्योंकि ये सारे हैं ही एक ही तरह के। अब ये वाला आर है, ये वाला आर है, ये इस वाई के साथ मिलेगा, ये वाला आर इस वाई के साथ मिलेगा तो फिर भी यही बनेगा। अब ये वाला वाई है, ठीक है, अब ये एक ही चीज बनेगी। ठीक है, तो ये आर वाई ही बनेंगे सारे, तो ये इसके जो 4 के 4 गैमेट्स बनेंगे वो एक ही तरह के बनेंगे। इसी तरह ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बयान किया जा सकता है। ठीक है ना, कि ये जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं गैमेट्स के दौरान। अब गैमेट्स बढ़ रहे हैं तो ये अलील क्या है, अलग अलग हो रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे बच्चे, ये वाला आर इसके साथ मिलेगा तो फिर भी आर वाई, ये वाला इसके साथ मिलेगा तो फिर भी आर वाई। ठीक है, अब ये वाला आर इसके साथ मिलेगा, अब ये वाला आर इसके, मतलब कि एक ही बात है। तो ये इसके साथ लागू हो गया, इसके साथ लागू हो गया। अब ये जो 4 है ये बन गया। ठीक है, इसके 4 किस्म के गैमेट्स। अब देखें बच्चे, अब हमने जो F1 जनरेशन होगी उसको हमने करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चे कि एक साइड पर इस पेरेंट के सारे गैमेट्स लिख लेंगे, ये 4 के 4। ठीक है, ये 1 2 3 और 4, और दूसरी साइड पे हम दूसरे पेरेंट के लिख लेंगे। ठीक है, तो वो मैं जल्दी से पुनट स्क्वायर बनाता हूँ। अब ये देखें बच्चे, मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, तो एक साइड पे एक पेरेंट के और इस साइड पे दूसरे पेरेंट के। ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स के। अब देखें ये जो यहाँ पे बने हैं ऑफ स्प्रिंग्स फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन कहेंगे। ये जो जितने भी बनेंगे ये 16 बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। अब यहाँ पे आप देखें कि किस तरह बनेंगे। एक अलील ये आएगा आर इस पेरेंट से और एक इस पेरेंट से आएगा। इसका मतलब है एक कैपिटल आर लिखूंगा और इस पेरेंट से जो ये पेरेंट देगा स्मॉल आर। इसी तरह ये वाला पेरेंट कैपिटल वाई देगा और ये वाला पेरेंट स्मॉल वाई देगा। ठीक है, अब आगे देखें। अब देखिए बच्चे, इस तरफ और इस तरफ ई अलील एक ही तरह के हैं। इसका मतलब ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये इक्वल होंगे, यानी कि तमाम के तमाम क्या होंगे, F1 जनरेशन में तमाम पौधे जो हैं वो एक ही तरह के होंगे। ठीक है, तो अब मैं सब पे नहीं लिखता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि F1 के जो तमाम पौधों का रिजल्ट है वो क्या आया है, F1 इज इक्वल टू F1 क्रॉस का रिजल्ट क्या आया है, R और Y। इसका मतलब क्या है, इस लफ्ज का मतलब ये है, मैंने आगे आपको बताया था, R जहां भी डोमिनेंट फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब होगा राउंड यानी कि गोल। और जहां पे अब ये जो छोटा आ रहा है इसको हमने बयान ही नहीं करना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अब ये रिसेसिव हो गया, मगलूब हो गया। अब ये जो Y बड़ा आया है, ठीक है, मैंने कहा था जब भी ये आएगा इसका मतलब है जर्द। इसका मतलब F1 जनरेशन में जितने भी पौधे आए थे वो क्या थे, राउंड येलो, राउंड, R बड़ा है, राउंड एंड येलो। ओके,
राउंड एंड येलो। अब ये F1 जनरेशन का क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी जरा बुक पे देखें, उसने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को किस तरह बयान किया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को। मेंडल ने क्या किया, इन खालसुल नस्ल पौधों में क्रॉस करवाया। F1 नस्ल के तमाम पौधों के बीज गोल और जर्द थे। इससे साबित हुआ कि गोल बीज का अलील आर डोमिनेंट है, जबकि झुर्रीदार बीज का आर रिसेसिव है। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला जो आर है छोटा, ये रिसेसिव है क्योंकि बड़ा आर इजार हुआ है, यानी कि राउंड ही इजार हुआ है। इसी तरह ठीक है, जर्द बीज का अलील वाई डोमिनेंट है, कैपिटल वाई, जबकि सब्ज बीज का अलील वाई क्या है, छोटा वाई रिसेसिव है। इस तरह वाई क्या है, ये येलो आ गया। ठीक है, और ये वाई छोटा जो है ये, यानी कि तमाम पौधे राउंड थे, गोल थे और जर्द थे। कोई भी झुरीदार या येलो, सॉरी झुरीदार या सब्ज नहीं था। ठीक है, तो ये क्या था, तो F1 के नस्ल के तमाम पौधे दोनों खुसूसियात के लिए हेट्रोजाइगस थे, यानी कि इस तरह के, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इसी तरह आया ना ये। ठीक है, सॉरी बच्चे, ये थोड़ा सा मसला हो गया। अच्छा, यानी कि यही आया है सब में। ठीक है, अगर आप इनको मिलाएं तो यही नतीजा आएगा इसमें। तो इसका मतलब है ये वाला जो नतीजा आया है ये सब के लिए आया है। तो बुक में आपकी ये वाला जो क्रॉस है F1 के लिए वो नहीं बनाया गया, उसका सीधा सीधा इस तरह क्या है, ये वाला रिजल्ट लिखा गया है। तो मैंने बनाकर भी दिखाया है आपको, ताकि आपको जो है समझ आ जाए। अब मेंडल ने क्या किया, F1 के पौधों में सेल्फ पोलिनेशन होने दी और F2 नस्ल हासिल की। अब हमने हासिल करनी है F2 नस्ल, F1 हमने हासिल कर ली है, जिसके तमाम पौधे इस तरह के थे। तो F2 नस्ल में ये 4 फिनोटाइप्स आई थी। ठीक है, अब हम इन फिनोटाइप को देखेंगे ये किस तरह आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम क्रॉस करवाते हैं इनका। ये देखें बच्चे, F1 में ये वाले सारे आए। ठीक है, राउंड येलो। तो उसने क्या किया, इसका क्रॉस इसी के साथ करा दिया जिसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके जो पोलन्स थे इसी के पौधे पे मुंतकिल कर दिए, इसी पौधे के सेम फ्लावर पे। ठीक है, तो अब इसका हम यही लिखेंगे आर आर और वाई वाई, क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेशन है और सेम पौधे का जो सेम जो फ्लावर थे उनका क्रॉस है। ठीक है, अब देखिए, जब इसने इनका क्रॉस करवाया, अब जी इनके भी गैमेट्स बनने हैं। ठीक है, अब इसके भी गैमेट्स क्या बनेंगे, ये मुख्तलिफ टाइप्स के बनेंगे। अब देखें इसके गैमेट्स की तरह बनेंगे, ये वाला बड़ा आर है, ये बड़े वाई के साथ मिल सकता है। ठीक है, बड़ा आर इस कैपिटल वाई के साथ। अब दूसरा किस तरह की फिनोटाइप बन सकती है कि ये जो बड़ा आर है ये छोटे वाई के साथ मिल सकता है। पहले लफ्ज को पहले के लेटर को मिलाएं और इस छोटे वाई के साथ। ठीक है, अब जो तीसरा गैमेट बनेगा वो कैसे बनेगा, ये वाला आर है ये इस वाई के साथ बड़े के साथ मिल सकता है, तो इस तरह, और उसी तरह ये वाला जो छोटा आर है ये छोटे वाई के साथ मिल सकता है, छोटा आर छोटे वाई के साथ। अच्छा, तो ये इसमें ये 4 तरह के गैमेट्स बन गए। ठीक है, और हर गैमेट ने क्या है, एक ही अलील वसूल किया है, 2 नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ भी बयान किया जा सकता है। अब ये सेल्फ क्रॉस था, तो इसके गैमेट्स ये वाले बिल्कुल इसी तरह के बनेंगे, सेम। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ। ये देखें बच्चे, एक ही तरह के अलील, एक ही तरह के गैमेट्स बने। अब देखिए, हमने अब पुनेट स्केयर बनाना है, तो हमने एक पेरेंट के अलील एक साइड पे लिख लेने हैं, दूसरे पेरेंट के अलील दूसरी साइड पे लिख लेने हैं, ताकि हमें जो आउटपुट है वो आ जाए। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन थी और ये क्या थे, गैमेट्स। ठीक है, तो अब F2 जनरेशन हम देखते हैं कि क्या आई है हमारे पास। जब इनको हम इनके अलील मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन मिलेंगे तो क्या आएगी। ले भी बच्चे, ये मैंने लिख लिए। ठीक है, एक पेरेंट के इस साइड पे लिख लिए, एक पेरेंट के इस साइड पे लिख लिए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जब ये F2 जनरेशन लेंगे, अब ये जो सारे होंगे यहाँ पे ये 16 बनेंगे, ये क्या होंगे, F2 जनरेशन होगी, यानी कि ये F2 जनरेशन के पौधे होंगे जो कि हमने F1 जनरेशन के सेल्फ क्रॉस से बनाए हैं। ठीक है, तो अब कैसे आएंगे, एक अलील ये आएगा, एक ये आएगा। चले अब हम जल्दी से इसे बनाते हैं। अब ये आपको बनाने का तरीका आ गया होगा, एक आर यहाँ से लेना है और एक आर यहाँ से, एक वाई यहाँ से लेना है, जो जो ऊपर लिखे हुए हैं वही वही लिखे जाने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक आर ये वाला ऊपर वाला और एक आर ये। तो अब टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। चलिए बच्चे, ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं। अब आपको पता है एक चीज कि जो गोल और जर्द है, यानी कि राउंड एंड येलो है, ये डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिनते हैं कि इन 16 में से कितने जो हैं वो गोल और जर्द। ठीक है, अब इनको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इनको जर्द और गोल जो होंगे ये जर्द रंग मैं यहाँ पे लगा। ठीक है, अब देखें ये गोल और जर्द है। ठीक है, एक ये गोल और जर्द है, जिसमें बचे आर बड़ा और वाई बड़ा, एक भी आ गया ना वो गोल और जर्द है। ये वाला गोल है और जर्द है, ये वाला गोल और जर्द है, ये वाला गोल है जर्द है, ये वाला गोल है लेकिन जर्द नहीं है क्योंकि वाई क्या है, छोटा है, तो ये गोल और सब्ज है। ठीक है, तो इसको भी मार्क करते हैं हम, ये वाला गोल है और जर्द है। ठीक है, और ये वाला गोल है लेकिन जर्द नहीं है, ये वाला गोल है और जर्द है, ये वाला गोल है लेकिन जर्द नहीं है, ये वाला रिंकल है, ये भी रिंकल है,
ये वाला गोल है और जर्द भी है और कोई भी नहीं। तो कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कहाँ पे मसला हो गया, कहाँ पे, अच्छा बच्चे ये वाली जो मैंने गलती की है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे ये y बड़ा आ रहा था ना, ठीक है, तो मैंने बड़ा नहीं लिखा, ये मेरे से गलती हुई लिखे हुए। अब इसको आप यहाँ पे करेक्ट करें, ओके। अब ये भी क्या है बेटा, गोल है और जर्द है, ठीक है ना। ये y कैपिटल था, यहाँ पे ये कलील यहाँ आना था और ये एक आर वाला। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका मतलब है 9/16, ठीक है। 9/16 जो हमारे पास है बेटा वो क्या है, 9/16, यानी कि 16 में से 9 क्या है, राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो। इसको मैं आर से राउंड और वाई से येलो, ठीक है। उसके बाद बेटा हम दूसरे गिनते हैं। देखिए बच्चे ये हमने गिन लिए हैं, अब ये यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये गोल है और ये क्या है, सबज है, यानी कि येलो वाला वाई डोमिनेट नहीं किया यहाँ पे, तो ये गोल और सबज है, इसको मैं सबज से करूंगा, गोल और सबज। ये भी बच्चे गोल और सबज, और ये गोल नहीं है, जुरीदार है, और ये भी गोल और सबज, ये भी गोल नहीं है और ये भी गोल नहीं है। इसका मतलब जो 3 है, 3/16, 3/16 क्या है बच्चे, गोल और सबज है, यानी कि राउंड और स्मॉल वाई, ठीक है, राउंड और सबज है। उसके बाद बच्चे हमने देखते हैं क्या रह गए हैं, अच्छा जो रह गया उसको देखते हैं। अब ये देखें बच्चे, ये रिंकल्ड येलो है, ठीक है। अब ये आर छोटा है तो ये राउंड नहीं होगा, रिंकल्ड होगा, ठीक है, और ये वाई बड़ा है तो ये येलो, ठीक है, रिंकल येलो। तो इसको मैं किसी और कलर से शो कर देता हूँ यहाँ पे, चलो ब्लैक से करते हैं। एक रिंकल येलो, ठीक है, ओहो इसको क्या मसला हो गया, चले रिंकल येलो 1, और ये भी क्या है, रिंकल येलो 2, और ये रिंकल येलो, ठीक है, ये 3। तो 3/16 थे जो बच्चे, 3/16 ये क्या थे, रिंकल्ड, रिंकल यानी कि छोटा और वाई बड़ा, रिंकल्ड येलो, ठीक है। और उसके बाद बच्चे कितने बच गए, सिर्फ ये एक ही बचा है, ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, क्योंकि राउंड वाला भी नहीं गालब आया और येलो वाला भी नहीं, तो फिर क्या बचा, रिंकल्ड ग्रीन। तो 1/16 यानी कि 16 में से जो एक था वो क्या था, रिंकल्ड येलो, ठीक है, सॉरी रिंकल्ड ग्रीन, छोटा आर छोटा वाई। तो ये थे बच्चे उस क्लास के रिजल्ट्स, ठीक है, F2 जनरेशन। तो ये वही थे जो मैंने आगे आपको बताए हैं कि जो F1 के पौधों में सेल्फ पोलिनेशन होने दी, तो F2 नस्ल की ये 4 फिनोटाइप्स आई। कौन कौन सी, जो 16 में से 9 थे गोल और जरद थे, 3 16 में से थे जो बीज गोल और सबज थे, और 16 में से जो 3 थे वो झुरीदार थे और जरद थे, और एक था 16 में से वो झुरीदार और सबज था, जो कि मैंने आपको दिखाए हैं। एक इसको पता नहीं क्या मिनट बाद हो जाए, ठीक है। तो ये क्या थे, इसके क्रॉस के रिजल्ट्स आए। तो ये बच्चे इसकी फिनोटाइप्स बताई गई हैं, गोल और जर्द। ये जीनोटाइप्स बताई गई हैं कि ये जो जीनोटाइप गोल और जर्द की थी, ये वाली थी 4, ठीक है ना। तो ये आप इस क्लास में से भी देख सकते हैं, इनको आप चाहे ना भी याद करें तो कोई मसला नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जीनोटाइप्स गोल और सबज की बताई गई हैं, ये उस बॉक्स में से ही ली गई हैं, ठीक है ना। और इसकी जो जीनोटाइप है जुरीदार और सबज की, ये छोटा आर और छोटा वाई है, बिल्कुल ये वाला आखिरी वाला, छोटा आर और छोटे वाई दोनों, ठीक है। तो ये एक रास था बच्चे, ये उसने ये पी नस्ल थी, ठीक है। तो ये पी नस्ल मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाई, पेरेंटल जनरेशन, ये उसके गैमेट्स बने। तो बेटा ये यहाँ पे उसने भी ये वाले गैमेट्स बना के दिखा दिए आपको, एक नस्ल के बना के दिखा दिए, तो दूसरे के भी यही थे, क्योंकि उसने इसी का सेल्फ क्रॉस कराया था, ठीक है। तो F1 जो नस्ल आई वो उसकी क्रॉस करवाया ये वाली, और ये क्या गैमेट्स बने, और ये वाली नस्ल क्या है, सारे ये जो 16 हैं ये F2 नस्ल के हैं, ठीक है। तो इसके जो हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे, गोल और सबज, ये सारे उसने लिखे हैं। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हमने क्यों बोलना है, डाई हाइब्रिड की तो समझ आ गई कि इसमें हमने एक तो पौधे की जो शक्ल है उसको देखा, या गोल है या रिंकल्ड है, और दूसरा इसका हमने जर्द देखा और ग्रीन देखा। तो ये जो 2 खसूसियात हमने पढ़ ली। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों कहा, F1 नस्ल के पौधों RRYY ने 4 इकसाम के गैमेट्स बनाए, तो ये वाले 4 इकसाम के गैमेट्स बनाए, ठीक है। ये वाले जो मैंने आपको ये यहाँ पे बना के दिखाए हैं F1 के गैमेट्स, ये वाले ये आपकी किताब के बने हुए हैं एक ही बार, तो ये वाले, ठीक है। तो F1 में उसने ये वाले गैमेट्स बनाए। तो उस गैमेट्स के बनने के बाद जब इन पौधों ने सेल्फ पोलिनेशन की, तो F2 नस्ल में अलील्स के 16 इकसाम के जोड़े बने, ठीक है। तो ये जो बॉक्स था इसमें 16 इकसाम के हमने देखे, ठीक है। तो ये 16 इकसाम थे।
अच्छा जी, उसके बाद जी इसका मतलब है कि अलील आर और अलील आर की सेग्रीगेशन, कैपिटल आर यानी कि डोमिनेंट अलील की और रिसेसिव अलील की सेग्रीगेशन अलग होकर गैमेट्स में जाना, अलील वाई और वाई यानी कि कैपिटल वाई यानी कि डोमिनेंट वाई और यानी कि येलो की सेग्रीगेशन से आजादाना होती है। मेंडल की इस दरियाफ्त को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इस कानून के मुताबिक गैमेट्स बनने के दौरान अलील्स एक दूसरे से आजादाना अलहदा होते हैं। ठीक है, मतलब ये है आजादाना का कि ये जो आर है ये इस वाई का मोहताज नहीं है छोटे या वाई का। मसलन ये आर बड़े वाई के साथ भी मिल सकता है, छोटा आर बड़े वाई के साथ मिल सकता है, बड़ा आर छोटे वाई से मिल सकता है, छोटा आर बड़े छोटे वाई से मिल सकता है। यानी कि इन अलील्स की जो सेग्रीगेशन है, अलहदगी है वो क्या होती है, वो आजादाना होती है। वो एक दूसरे से क्या है, आजादाना अलहदा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसकी तारीफ आपने यहाँ से लेकर यहाँ करनी है, यहाँ तक और आगे लिख देना है, इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन बनी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा, इसकी मैंने एक्सरसाइज अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। चलिए बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपसे गुजारिश है काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हुआ और अब आपकी जो है आपका वो लाइक करना और आपका इस वीडियो को देखना बताएगा कि अगली वीडियोज़ आनी चाहिए या नहीं। ये बहुत मेहनत तलब काम है बच्चे, इसके लिए बहुत सारा टाइम है वो लगाना पड़ता है। चलिए बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलेंगे।